धूड़ू नचे यहाँ जटां जो खलारी हो, धूड़ू नचे यहाँ जटां जो खलारी हो। क्या यार, क्या खराब कर दिया पूरा कल्चर, क्या कर दिया, ड्रम सैक्सोफोन बज रहा है, सत्यानाश पीट दिया है कल्चर का, ये वो सब। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं? इंडस्ट्री की बात करें या नॉर्मली किस तरह के एग्जांपल्स हैं और किस तरह से उनसे ऊपर उठना चाहिए? और बहुत सारे, जैसे अगर आर्टिस्टिक फील्ड की बात करें तो हमारी फील्ड में कलाकारी में बहुत सारे लोग होंगे जो शायद नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, तो आर्टिस्ट कम्युनिटी की यूनिटी के बारे में क्या कहना चाहिए? और मेरे शेयर करने से कहीं वो मिलियन में न चला जाए गाना तो ये तो आगे निकल जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। और जो शेयर करेंगे भी वो हमारे फैंस रहते हैं जिनको हमारे गाने अच्छे लगते हैं, बाकी आर्टिस्ट नहीं करते हैं। तो आपको लगता है ये ड्रॉबैक है? इस तरह से ग्लोबली कैसे अपने हिमाचल के कल्चर को आप लेके जाओगे? क्योंकि दुनिया में सुन अलग अलग जो देशों में सुनी जा रही है ना हमारी बोली, हमारे गाने सुने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बैठ के भी हमारे ही लोग सुन रहे हैं एक्चुअली। अपनी संस्कृति और अपना म्यूजिक, हिमाचल का कल्चर प्रिजर्व करने के लिए यूथ को क्या करना चाहिए? तो हिमाचल में आजकल हो रहा है, सिराज में, मतलब हर जगह जो लैंडस्लाइड इतनी हो रही है, उस पर आपको क्या कहना चाहोगे? अगर आप प्रकृति से छेड़खानी करोगे तो फिर विनाश निश्चित है। तो उस पर क्या कहना चाहते हो कि जो हिमाचल के आर्टिस्ट है उनको अपनी मातृभूमि में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितने बाहर के आर्टिस्ट को दी जाती है? नहीं जी, इसने इलेक्शन में दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया, इसलिए इसको जल्दी जल्दी निपटा दो। और अगले ही क्षण हमारा जब मैच हुआ था तो वो मैच भी हुआ प्रॉपर लेवल पे और हम निकल भी गए थे, तो ये तो बाद में पता लगा हमें कि अच्छा चुपके से वीडियोस भी बनाई गई हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। एकदम से जब म्यूजिक बजा टन 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 टन, मैं देखूँ और एकदम से गूज बम्स आ गए, मैं कहीं तो मेरा म्यूजिक और उधर बज रहा है टीवी पे। सौंटी लगी यार प्लीज मान आ रहा है। जी हम ना जी बाण बोलते, जी बाण, आप जी यार बाण। जी बाण हमारा प्लीज सौंटी लगी यार प्लीज मान आ रहा है, दोबारा ना होने ना प्लीज। ये भी आपको हमारी संस्कृति जो है इससे भी आपको रूबरू कराती रहती है, इसलिए आज भी बहुत सारी जगहों पे नीचे बैठ के खाना खाया जाता है। कुछ लोग अचानक से आ जाएंगे और सीधे ही आपको गले लग जाएंगे एकदम से ना, और छोड़ेंगे नहीं, अरे भाई कौन आ गया पीछे, और उसके बाद थोड़ी देर में यार ये तो जाना है। तो सर इसी त्रासदी की अगर बात करें तो अभी कंगना जी की जो स्टेटमेंट आई है, रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। यार हमारी गलती रही कि हमने जो है एकदम से ट्रस्ट करके इनको इस पद पर पहुंचा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर बार कंट्रोवर्सीज ही मिलती हैं इन चीज़ों को लेकर, कभी कोई विवाद कभी कोई विवाद। आप वहाँ आ रहे हो घर पे आके, मैं हेल्प नहीं घर कर पे सकती। आके आप बोल रहे हो मेरे हाथ खाली है, मैं हेल्प नहीं कर सकती। यार क्या है ये? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ एसी भारद्वाज और मैं आया हूँ द डिम्पल्ड वे पॉडकास्ट में। और मेरी ओर से रिक्वेस्ट है कि जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और हाँ, ये पॉडकास्ट देखना ना भूलें, बहुत सारी मस्तियाँ हुई हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, द डिम्पल्ड वे के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत और आज के एपिसोड में हमारे साथ हिमाचल फोक सिंगर आए हैं जो रामपुर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। एज एन एंकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कॉलेज के समय में उन्होंने थिएटर भी किया है। और जब उनसे बात करोगे तब आपको अच्छे से ये रियलाइज़ हो जाएगा दैट ही बिलोंग्स फ्रॉम द थिएटर बैकग्राउंड, बिकॉज उनकी अपने शब्दों पर पकड़ बहुत अच्छी है। उनको रिमिक्स और मैशअप के लिए मेनली जाना जाता है। पहाड़ी फोक सिंगिंग और बॉलीवुड के सॉन्ग्स को मैशअप करके इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि हिमाचल का यूथ ही नहीं पर पूरे कंट्री में उनके गाने को उस तरह से सुना जाता है और काफ़ी पॉपुलर भी है। उनसे बात करने के बाद मुझे ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ कि ही हैज़ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन उनसे पूछेंगे वो उनका बहुत अच्छे से आंसर देंगे। दैट शोज़ दैट ही इज़ वेरी मच अवेयर अबाउट हिज सराउंडिंग्स एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री, इन द स्टेट। और उनके कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से उनके पास नॉलेज है एंड कंट्रोवर्सी में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांगली अपने ओपिनियन सामने रखते हैं। सो प्लीज़ वेलकम AC भारद्वाज विद अस टुडे। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स एन ऑनर कि हम आपके साथ ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पहले तो आपके पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर। सो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आपने रिमिक्स और मैशअप को क्यों चुना, क्योंकि बहुत यूनिक आइडिया है ये। और उसके साथ साथ आई थिंक क्रिटिसिज्म का भी आपको सामना करना पड़ा होगा क्योंकि हिमाचली सॉन्ग के साथ जब आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो फिर थोड़ा बहुत रहता है कि अपने रीजनल लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ें, आपका आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और कैसे आप आगे लेकर गए? सबसे पहले तो जो मॉडर्न फोक नोट है
इसका नाम ही इसलिए रखा गया था क्योंकि फ़ोक को जो है मॉडर्नाइज़ करके जो पेश किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आधुनिकता के साथ और समय के साथ-साथ बदलना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे जो प्रॉपर फ़ोक का नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोगों को जो है शायद वो जो गाने हैं, उनको गाना सुनना पसंद है, लेकिन वो शायद कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि शायद वो म्यूज़िक का स्तर अभी वो नहीं था कि उन तक पहुँच के वो उनको जस्टिफ़ाई कर पाएँ चीज़ों को। तो मैंने प्रयास किया कि नाटी तो बहुत सारे लोग सुनते ही हैं, बहुत अच्छे जो है ढंग से हम लोग बहुत एन्जॉय भी करते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम पहाड़ों से और जो नाटी है मतलब वो हमारी आइडेंटिटी है बेसिकली। मैंने कोशिश की थी कि क्यों ना इसको पहले मॉडर्नाइज़ करके इसको थोड़ा पेश किया जाए। आज की जनरेशन की डिमांड क्या है कि गिटार्स के साथ, सैक्सोफ़ोन के साथ, वेस्टर्न बीट्स के साथ, ड्रम्स के साथ वो सुनना चाहते हैं म्यूज़िक। तो क्यों ना यही चीज़ें वैसे ही पेश की जाएँ जैसे वो सुनना चाहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था और मॉडर्न फोक नोट 1 आया था और मैं कह सकता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत कम लोगों ने मतलब सुना होगा वो फोक नोट 1। सभी लोगों को फोक नोट 2 ही याद होगा, काटी लेनी कुकड़ी और बाकी सारे जो गाने हैं। लेकिन फोक नोट 1 भी आया था और फोक नोट 1 जो है किसी और यूट्यूब चैनल पे आया था। तो उस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो ढीली नाटी है हमारे जो सिराज की और दूसरी जो जगहों की अलग-अलग जैसे कुल्लू की होगी, तो उन नाटियों को जो है समावेशित किया गया था और 3-4 नाटियों को वेस्टर्न बीट्स के साथ। इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला क्योंकि किसी और चैनल पे थी और नई चीज़ को एकदम से पसंद नहीं किया एक्सेप्टेंस जाता। नहीं मिलती है, हाँ। उसके बाद हमने कोशिश की फ़ोक नोट 2 के थ्रू इसको अलग ढंग से पेश करने की। तो उसमें हमने क्या किया, कुछ हिंदी, पंजाबी गानों का सहारा लिया ताकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा वर्ल्ड वाइड अगर इसको पहाड़ी म्यूज़िक को पहुँचाना है, तो शायद हिंदी और पहाड़ी की आड़ में जो है, इसके साथ-साथ इनको सुनने के चक्कर में हमारा जो गाना है कहीं आगे निकल जाए और लोगों तक पहुँच जाए। और ये प्रयास कामयाब भी रहा और पहली बार जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया फ़ोक नोट 2 के माध्यम से, फिर अपना चैनल क्रिएट किया गया, उस पे डाला गया। तो यकीन मानिए मॉडर्न फोक नोट पहली बार में ही 12 मिलियन क्रॉस कर गया था और फोक नोट 2 जो आया था और नया-नया यूट्यूब चैनल है वो एकदम से 50, 60, 70 हज़ार जो सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो किया। और आपने एक सवाल किया था कि क्रिटिसिज्म, तो ये मान के चलिए कि आप कुछ भी करोगे ना, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोलना है। अगर 10 लोग हैं तो 10 के अलग-अलग विचार होंगे एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर। तो हर आदमी को उनका पक्ष रखने का मुझे लगता है कि वो हक है और सब लोगों ने रखा भी है अपना पक्ष। बहुत सारे लोगों ने कहा वाह यार मज़ा आ गया पहाड़ी गाने इस अंदाज में, तो वो थोड़ा आपको पंप अप करती हैं चीज़ें। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि यार क्या खराब कर दिया पूरा कल्चर, क्या कर दिया, ड्रम्स सैक्सोफोन बज रहा है, सत्यानाश पीट दिया है कल्चर का, ये वो सब। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब सामना करना पड़ता है और स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था और मैं सारे मैसेजेस खोल के ना उनको रिप्लाई करना शुरू कर देता था। अच्छा तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, मैंने ये किया है, मैंने इसलिए किया है, ये किया है। सबको एलेबोरेट करो कि आप करना क्यों चाहते थे ये। हाँ, हाँ। लेकिन बाद में लगा कि एक टाइम लगे एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है नहीं उसमें, यार हाँ। क्या, क्योंकि पता क्या है, एक मैसेज उन्होंने किया छोटा-सा घटिया गाना हाँ। और उसके बदले मैंने पैराग्राफ लिख लिया। फिर उन्होंने लिखा चुभ गई बात। मतलब वो थोड़ा-थोड़ा लिख रहे हैं और मैं उसको समझाने के लिए, हाँ। तो इतनी एनर्जी जा रही है। फिर लगा कि यार मैं कितनों को सैटिस्फाई करेंगे। स्टार्टिंग में हुआ फोक नोट 2 में और उसके बाद चीज़ें मतलब ऑलरेडी ऐसी हो गई, ठीक है सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उस तो टाइम आप करने यंग भी दीजिए। बहुत होंगे, कितने साल के थे जब आपने पहला सॉन्ग किया अपना? ये मान के चलिए 8 2017 में फोक नोट आया था। अच्छा। लेकिन जो गाना है वो तो मुझे लगता है 2007-8 हाँ, में हाँ, पहला 8 आया था, में, हाँ जिसमें जी। पास आई जा और वो हाँ, सारे हाँ, ट्रैक्स थे। हाँ। तो उसके बाद कॉलेज टाइम में तो बहुत सारे गाने और भी किए हमने, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना ज़माना अब नहीं, आया अब था आया तो था। मतलब उसमें चीज़ें एकदम से चीज़ें क्लिक कर जाती हैं। उस टाइम पे डीवीडीज़ या फिर जो कैसेट्स रहती थी उसके थ्रू चीज़ें जाती थी, तो वो मतलब उस दौर में मतलब ये कह सकते हैं मैं आखिरी कलाकार था उस वाले दौर का, कि उसके बाद जैसे मेरी एल्बम आई उसके बाद वो चीज़ें बंद होके फिर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, वो सारी चीज़ें आने हुँ। लगी। तो देखिए चीज़ें चलती रहती है, आपको करना है और मेरा मोटिव यही था कि आपको अच्छे तरीके से जो है अपना जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करके दिखाया जा सके कि बेसिकली इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती है अगर आपको ज़्यादा आगे लेकर जानी है चीज़ें। ठीक है, तो अभी सॉन्ग्स की बात की, आई थिंक एक सॉन्ग तो हमें इनसे गवाना ही चाहिए बिकॉज़ इट्स एन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस कि हम कोई सॉन्ग आपका सुन सके जो जिसके बारे में अभी मेंशन किया आपने।
इसमें बहुत सारे गाने थे और मतलब पहले तो फोक नोट 1 जो मैंने गाया था उसमें ढीली नाटी थी। हाँ। तो ढीली नाटी को हमने बड़ा अलग से मॉडर्नाइज़ किया, तो आप सुनिएगा ज़रूर ना हाँ इसको, जी। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हालाँकि उस समय के हिसाब से थोड़ा-सा चेंजेस मिलेंगे वोकल्स में, क्योंकि समय के हिसाब से हम लोगों के भी जो एनहांस और वोकल चेंज, कॉर्ड्स हाँ हैं जी, हाँ जी। वो चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन हाँ, मतलब मेरा पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा। और थैंक्स टू शशि भूषण नेगी जिन्होंने बहुत ही अच्छा उसमें म्यूज़िक किया था। नए-नए वो सीख के आए थे, तो हुँ। नई चीज़ें जब आती तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये था गाना। हाँ। मानगे दासिए हो सेऊ लौंगा सोई जा लौंगे बोलो जो तेज लोड़े लोड़े गे दासिए हो सेऊ लौंगा सोई जो लौंगे बोलो जो तेज लोड़े लोड़े गे दासिए हो पांच करे पांचाए ता तिनी आणे लांबरा लोड़े लोड़े गे दासिए हो पांच करे पांचाए ता तिनी आणे लांबरा लोड़े। वाओ! सो ब्यूटीफुल। ये कौन-सी थैंक लैंग्वेज यू। का कौन-सी भाषा है वहाँ की? ये कौन-से ये जगह बेसिकली से? क्या है ना, ये ढीली नाटी है, मुझे लगता है जैसे सेव लौंगा सोई जो में की सेंज घाटी है ना, जो अपने वाली जो हाँ, दो सेंज है हाँ। बेसिकली। एक सेंज है हमारा जो कुल्लू वाला सेंज आता है, हाँ, हाँ जी। और एक एक सेंज है जो रामपुर वाला सेंज है। रामपुर वाला सेंज है जो कि कुल्लू को कनेक्ट करता है। आप जब लूरी से क्रॉस करते हो, हाँ सेंज जी। क्रॉस करके ही आप एक साइड गया सुन्नी वाला रास्ता, हाँ जी। और एक साइड गया आपके दलाश हो गया, आनी हो गया, और छतरी सेव है। लौंगा सोई जो में सेंज का पुल को पार करके हाँ। लौंगे बोलो ज्योति जलोड़ी जलोड़ी जोत जो है उसको क्रॉस करते अच्छा। हुए, है ना। कि एक स्टोरी है प्यारी सी। कोई गुम हो गए थे लंबरदार जी, तो उनको ढूंढने की जो कोशिश है हाँ। उसमें ये कि भाई उनको ढूंढने के लिए वो पुल क्रॉस कर दिया, जलोड़ी जोत वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो क्रॉस कर दिया। हुँ। तो ऐसे से ये वृत्तांत किया गया, तो वो इस वाले एरिया का ये गाना है। और बहुत सारे ऐसे मतलब वैसे बेसिकली हमारा जो सिराज है, आउटर सिराज है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से इस गाने को भी गाया जाता है। तो सबका अपना तरीका है, हाँ मतलब जी। थोड़ा बोलियों में ऊपर नीचे हाँ चीज़ें होती जी, हैं अब हाँ अपने जी। तरीके से बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर। तो थैंक यू। आपको क्या लगता है सर कि हिमाचल के जो आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे वोकल्स हैं सबके, मतलब आपको टैलेंट की कमी नहीं है, पर फिर भी उसको आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सारे आर्टिस्ट आ पाए? क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है हमारी स्टेट में, बट फिर भी उतना सपोर्ट उनको नहीं मिलता है, तो आप उस पे क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से तैयार हों, पहले तो। कि आप अपने आप में इतने तैयार हो, इतने परिपक्व हो कि अब जाकर मतलब 2 ही तरीके हैं देखिए। हुँ। एक तो या तो कोई आपका हाथ पकड़ कर आपको लेकर जाए हुँ। कि आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, हुँ। ये तुम्हारी मंज़िल है, हुँ। ये लो कर लो जो करना है। हुँ। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि मैं तैयार हूँ जी, आइए मुझे लेकर जाइए, अब मैं तैयार हूँ मतलब। हुँ। या तो कोई आपको लेकर जा रहा है, या आप अपने आप को इतना तैयार कर रहे हैं, कोई आपको खुद ही लेके जाएँगे, नहीं इतना तैयार है आपको तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो मतलब हाथ बहुत कम मिलेंगे ऐसे जो आपको लेकर जाते हैं आगे। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो आपको अपने लेवल पे इतना ज़्यादा तैयार होना पड़ेगा। खुद से अंदर खुद को मोटिवेट करके आपकी तैयारियाँ इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी पड़ाव आए, अगर चैलेंजेस आए भी सामने, कोई आपसे पूछ ले ये क्या करना है, कैसे करना है, तो आप तैयार हो उन चीज़ों के लिए। क्योंकि आगे ले जाने वाले बड़े कम मिलेंगे आपको, गिराने वाले ज़्यादा मिलेंगे। हुँ। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से इतने ज़्यादा माइंड सेटअप आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको जो करना है वो करना ही है। बहुत सारे रोड़े आएँगे, बहुत सारी दिक्कतें आएँगी सामने, उनको आपको फेस करके आगे निकलना है। और वो समय दूर नहीं है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हुँ। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप दुनिया की नज़र से छिप के नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक। तो हुँ। आपको दुनिया जो है खुद ढूँढ लेगी कि आओ, आप हमारे हो, आपको हम चाहिए, हमें आप चाहिए, और आओ आप करना जो चाहते हैं वो हुँ। कर सकते हुँ। हैं। तो सर पीछे खींचने वाली आपने बात की, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं? इंडस्ट्री की बात करें या नॉर्मली भी किस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हैं और किस तरह से उनसे ऊपर उठना चाहिए आर्टिस्ट मुझे को? ऐसा लगता है कि ये हर फील्ड की बात है। अगर फील्ड तो किसी भी ले लीजिए, आप म्यूज़िक की ले लीजिए, आप किसी भी बिज़नेस की ले लीजिए, किसी भी फील्ड में आप अपने पॉडकास्ट की बात ले लीजिए। हुँ। बहुत मतलब कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो यहाँ पर विडंबना ये है कि आपको अपना बेहतर देना है, बेस्ट देना है, जो मैं कह रहा था। हुँ। हुँ। क्योंकि अगर आप किसी भी मामले से कुछ चूक रहे हैं, कुछ पीछे रह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे तैयार हैं आपको
बस वो लूप होल पकड़ने के मतलब लिए, हाँ, ओवरटेक हाँ, करने के लिए हाँ। कि नहीं 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 ठीक है जी, अच्छा आप रुक गए तो लो जी हम आपसे आगे, और उतने ही आगे शायद आपसे कुछ लोग हैं जो आपसे बेहतर हैं, जिनके पीछे आप हैं, तो अगर थोड़ा सा उन्होंने ढील बरती तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कौन खींचातानी कर रहा है, वो लाइफ में आपकी होते हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे यार दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आसपास एनवायरनमेंट में, और बहुत सारे जैसे अगर आर्टिस्टिक फील्ड की बात करें तो हमारी फील्ड में कलाकारी में भी बहुत सारे लोग होंगे जो शायद नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मतलब अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के इंसान हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को हम नहीं कह सकते कि इन्होंने रोका है, और वो बेसिकली आपको दिखते नहीं है कि उन्होंने आपको रोका है, कि आप चढ़ रहे हैं और किसी ने टांग खींच ही ली है। ये सिर्फ समझने की बात है कि मतलब कोई एक चीज़ जहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन आपको बढ़ने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप वो काबिलियत रखते हैं कि आप उस लेवल पे पहुंच पाओ, लेकिन उस वहां तक पहुंचने में जो बीच के अड़ंगे हैं बहुत बहुत सारे आते हैं, और मुझे लगता है कि ठोकर खाकर जो है ना वो इंसान और घड़ के ना ज़्यादा बेहतर ही बनता है। आप देखो एक पत्थर इतना बड़ा है गोल मटोल, उसको जब तराशा जाता है तो कितना अच्छा शोभायमान होता है वो। तो ऐसे ही चीज़ें हैं, तो लाइफ में इस तरह की जो चीज़ें हैं जो खींचातानी वो चलती रहती है, और चलनी भी चाहिए ताकि आपको और इंस्पिरेशन मिले आगे बढ़ने की। सर दोस्तियाँ और इक्वेशन जो होती है लोगों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, वो कैसे चेंज होती है जब आप स्ट्रगल कर रहे हो या कुछ अचीव कर गए हो, वो भी चेंजेस आते हैं, तो वो आपके साथ कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहे? देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। दरअसल क्या है, किसी भी रिलेशन में जैसे दोस्ती है, अब दोस्ती के बदलने का सिर्फ एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपकी आपसी जो विचारधारा है वो नहीं मिल रही है। मतलब जब तक, और ये फैक्ट है, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, हो सकता है अलग अलग लोगों की अलग अलग इस पर राय हो, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब आपके साथ कोई दोस्त कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो वो तब तक ही आपके साथ है जब तक आपके विचार मिल रहे हैं, जब तक आपको एक दूसरे से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है। स्वार्थी तो पूरी दुनिया है, ये स्वार्थ सिर्फ वो नहीं कि हाँ पैसों के लिए जुड़े हैं लोग। हमारे पेरेंट्स हमसे स्वार्थ रखते हैं, चाहे वो सिर्फ इतना स्वार्थ रखें कि मेरा बच्चा ना आगे जाना चाहिए, वो ऐसा जाने, वो उनका स्वार्थ है, ठीक है। और हमारे दोस्त हमसे रखते हैं, यार मेरा दोस्त है आगे जाना चाहिए, वो स्वार्थ तो है इनडायरेक्ट। लेकिन क्या है, रिश्ते कहाँ ख़राब होते हैं, जब आपके रिलेशन अभी तक अच्छे हैं और कुछ मनमुटाव हो जाए चीज़ों को लेकर, और उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन बातचीत ना हो, एक कोई बात अखर गई, कोई बात बुरी लग गई और बातचीत ना हो, तो दोनों साइड जो ईगो फैक्टर है वो आ जाता है कि नहीं, अच्छा इसने नहीं किया मैं भी नहीं करूँगा, इसने नहीं किया मैं भी नहीं करूँगा। और ऐसा कहते हैं कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, मतलब रिश्तों को, मतलब दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो वापस वो रिलेशन बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी मनमुटाव हो, जब भी कोई दिक्कत परेशानी आए, तो सामने क्लियर कर दें। आपको लड़ाई भी करें ना, अपने दोस्त के सामने करें कि भाई तू यहाँ गलत था, ठीक है मैं भी गलत हूँ, लेकिन तू भी यहाँ गलत था, दोनों आपस में बातचीत करके फिर से एक हो जाएं। क्योंकि अगर आपने उस पॉइंट पे छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बचपन से, आपको उस समय से जानते हैं आपके दोस्त, जब से आप स्ट्रगलर थे, जब आप कुछ भी नहीं थे, और अब जब आप अचीव करते हो धीरे धीरे, तो दोनों साइड से, अगर तो आपका दोस्त बराबर अचीव कर रहा है तब तो फिर भी वो हाँ, मैं बराबर यही रहती हैं, पूछने वाली बैलेंस थी। हाँ रहती जी, है। हाँ जी। लेकिन अगर कहीं ऊपर नीचे हो गई चीज़ें तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो नीचे हैं उसे लगेगा कि ये बहुत आगे निकल गया है, और अगर कहीं वो समय जो आप बराबरी में दे रहे थे उनको अब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी चैलेंजेस है, और भी लोग हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, तो फिर जो रिश्ते हैं वो दरार आना शुरू हो जाती है। और वो कहीं ना कहीं समय के हिसाब से ठीक भी हैं कि अगर आप वहाँ पहुँच रहे हैं तो आप बाहर निकल रहे हो ना। अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ हमारे साथ 5-7 लोग हैं, लेकिन बाहर निकलोगे तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो आपको सबको वो समय कई बार सर ऐसे भी देखा गया है कि मतलब जो फ्रेंड्स है आपके स्ट्रगल के टाइम पे बहुत साथ देने वाले फ्रेंड्स हैं, पर जब आपको कुछ मिलने लग जाता है, सब आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा तो तब होता भी है। होता है, फिर आपको लगता है ये क्या हो गया, मतलब जो जिसके लिए आप भी बहुत ग्रेटफुल हो कि हाँ, मेरे स्ट्रगल के फेज पे साथ पे था, पर जब आप अचीव करने लग जाते हो, दिखने लग जाते हो, तो उस टाइम कुछ अलग ही हो जाता है, तो उसका ना ऐसा। उसका इसका रीज़न भी यही है दरअसल ना, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना, और समय पे जो बातचीत आपकी ख़राब हुई है वो सुलझाई ना जाए, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो होती है किसी तीसरे की वजह से। हम्म जैसे हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, कोई तीसरा आके आपको कुछ कह जाए कि मैंने ये आपको लेकर ये कहा, हम्म और मुझे ये कह जाए कि प्रियंका ने आपको लेकर कुछ कहा, हम्म तो मैं यहाँ से आपसे दूरियां कर दूंगा कि नहीं, क्योंकि प्रियंका ने ऐसा कहा इसलिए मुझे नहीं बात करनी, मैं अलग। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कहा, जबकि हम दोनों को ये पता ही नहीं कि ऐसा क्या कह दिया, हमें तो पता ही नहीं है आपस में। तो मतलब सबसे पहले तो मैं मुझे चाहिए कि अच्छा इन्होंने बोला,
आपको बोला, मुझे बोला, मैं कॉल करूँ, अच्छा प्रियंका मैम ऐसा-ऐसा कोई कह रहा था, क्या ऐसा हुआ है? हम्म, और आप कहो कि हाँ जी ऐसा नहीं हुआ है, तब जाके क्लैरिटी बनती है। अगर आप किसी तीसरे की बातों में आकर डिसीजन ले लो क्योंकि उसने कहा है इसलिए आप बात करना छोड़ दोगे, क्या पता क्या बात सोच के आपके बीच वो लड़ाई डाल डाल रहा है। तो इसलिए कभी भी किसी भी आदमी को अपने रिलेशन के बीच में हावी ना होने दें जो आपके रिलेशन को ब्रेक करने की कोशिश करें, और कभी ऐसा लगे भी तो आप सामने बातचीत करें, तो ये ज़्यादा बेहतर विकल्प है। और मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने बड़े मतलब स्ट्रगलिंग टाइम पे काफ़ी साथ दिया। कुछ दोस्त ऐसे हैं, मैं यहाँ से मेंशन करना चाहूँगा। वैसे दोस्त क्या, मेरे छोटे भाई हैं ये अशोक पालसरा जी। तो मुझे याद है पहली एल्बम जब हम कर रहे थे तो पैसे नहीं थे हमारे पास, किस तरह से पैसे किए जाएँ इकट्ठे। तो वो आए थे नए-नए, मेरा सेकंड ईयर था शायद, और उसके बाद उनकी अभी +2 के बाद एंट्री होनी थी। वो नए-नए थे, वो बतौर ऐसे कि बड़े भाई हैं, और हम कभी पहले मिले नहीं थे, सिर्फ़ एडमिशन लेने कॉलेज में आए। तो उनकी एडमिशन मैं करवा रहा था, बाद में 1-2 दिन लगने थे फ़ीस जो सबमिट करने के लिए। तो हम लोग बस स्टॉप पे थे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं कहा भाई यार बड़ी समस्या है। बोले भैया यार बहुत अच्छा गाते हो आप। मैं कहा मुझे भी गाना गाना है। मैं कहा गाओ, पर स्ट्रगल बहुत है भाई, क्योंकि अब देखो अब मुझे गाना रिकॉर्ड करना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो लिटरली अशोक ने अपनी जो फ़ीस सबमिट करनी थी वो मुझे दी थी, अच्छा। और मुझे कहा कि भैया आप ये ले लो ना, तो अभी तो टाइम है, 10-12-15 दिन है कि हम कभी भी फ़ीस जमा कर सकते हैं, तो मतलब हाउ स्वीट। आप ये कर सकते हैं। तो मतलब मैं मेंशन करना चाहता हूँ ये बात, और मैं मुझे ऐसा था कि कभी ये मौका मिले, आज तक मैंने नहीं बताई ये हाउ चीज़, स्वीट। तो मैं ज़रूर शेयर करूँ ये बात। तो अच्छा लगा मुझे कि अशोक ने जब दिया, और बदले में मैंने क्या है, मैंने सुनीला मैम मेरे मैम हैं इंग्लिश टीचर इंग्लिश के, हमारे भी, हाँ जी। जो प्रोफ़ेसर रहे हैं और आप भी हाँ जानते हैं जी, हाँ अच्छे से। जी, हम। तो मैम ने कहा कि क्या है, मैंने उनको समस्या बताई कि मैम इस तरह का, तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्यों नहीं माँगे? क्योंकि मैम ना मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, और उनका एक एटीएम कार्ड मेरे पास ही रहता था कि ले ले जो करना है, जो मतलब, तो मैंने काफ़ी हाउ मतलब स्वीट। हाँ हेल्प जी, ली है हाँ जी, उनसे। हाँ जी। तो अब तो मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं उसकी एडमिशन करवा देती हूँ, और जब भी जो पैसा है वो दे दे। तो मैम ने अपने एंड पे वो चीज़ें की हैं वहाँ पे, और फिर थैंक्स टू अशोक पालसरा कि आपने उस टाइम पे, हालाँकि अभी भी हमारे बड़े अच्छे संबंध है, अभी भी हमारे छोटे भाई हैं, जब आते हैं मिलते हैं। और हिमाचल के अभी भी उभरते हुए कलाकारों में उनका बड़ा अच्छा नाम है, और बेसिकली वो पीएचडी कर रहे हैं संगीत विषय में यूनिवर्सिटी से, और फिलहाल काफ़ी सारे गाने उनके मार्केट में। तो मतलब ऐसे ऐसे उस टाइम भी साथ थे, अभी भी साथ में हैं, क्योंकि वो मुझसे छोटे थे, ज़्यादा डिबेट हो नहीं सकती थी। लेकिन कुछ लोग साथ के भी हैं, जिन लोगों ने मतलब उस समय पे वो साथ थे। जैसे ही कुछ लोग ऐसे अपने लेवल अचीव किया, तो फिर पीछे भूल गए कि हमारे साथ कोई और भी थे। फिर जब हमने और कुछ कोई लेवल तो धीरे-धीरे अचीव करना शुरू किया, तो फिर वो दरारें आना शुरू हो गई, फिर कॉम्पिटिशन वाली भावना आ गई, वो जो फ्रेंडशिप है वो कॉम्पिटिशन में तब्दील हो गई, और चीज़ें बदलना शुरू हो सेम गई। इंडस्ट्री के फ्रेंड्स बन पाते हैं क्या? मतलब सेम इंडस्ट्री के बन सकते हैं, बस मैं कह रहा हूँ ना, एक ही फैक्टर है, आपके विचारों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो कि दूसरों के विचार आपके लिए क्या मायने रखते हैं, और आप रिस्पेक्ट करते हो कि मेरे विचार क्या मायने रखते हैं, तब पॉसिबल है, तब किसी भी फील्ड में पॉसिबल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, विचारों का मिलना ज़रूरी है। अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो आपके घर में भी कलेश पड़ेंगे मतलब। तो आर्टिस्ट कम्युनिटी की यूनिटी की के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये थोड़ा हास्यास्पद मतलब हास्य का विषय है, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी है ही नहीं। बेसिकली कम्युनिटी जो शब्द है ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, जो अच्छी भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लिए काम करते हैं तो आप समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, आप हिमाचल के कल्चर के लिए काम कर रहे हैं। तो आप इंडिविजुअल रूप से मतलब खुद के लिए जो काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली एक समाज के लिए होता है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो एक पब्लिक फिगर है। तो आप जो भी काम करते हैं वो उनके साथ उनके लिए ही होता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये यूनिटी कम देखने को मिलती है, और इसका रीज़न यही है कि एक तो थोड़ा सा खींचातानी वाली जो बात मैं कर रहा था वो, और एक दूसरे से जो ईर्ष्या द्वेष की भावना वो हो गई है। उसने ऐसा कर दिया तो इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पर, इसने ऐसा किया तो इसको थोड़ा सा किसी और तरीक़ों से उसके लूज़ जो पॉइंट्स है वो देख के उसको थोड़ा नीचे गिराया जाए, इस तरह से की जाए चीज़ें। तो बहुत सारे प्रयास चलते रहते हैं ऐसे, और मैं अपनी बात भी करूँगा, और बहुत सारे और भी मेरे दोस्त हैं जिनकी लाइफ में इस तरह के वृतांत हुए हैं। तो ये कम्युनिटी अभी तक मुझे लगता है ये बन नहीं पाई है। कि मेल्स में ज्यादा है या ऑल ओवर सब सब में में? है, कोई इससे अछूता नहीं है, मेल्स हों या फीमेल्स हों। हाँ,
एक पॉइंट हो सकता है जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि क्या मेल का फीमेल से कंपटीशन हो सकता है उस लेवल पे जो मानसिकता में, या फिर फीमेल का मेल से हो सकता है बतौर कलाकार, कि मतलब क्या ये आपस में द्वंद्व रख सकते हैं। क्योंकि मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया। क्योंकि मेल्स का ही ज्यादा रहता हाँ है ना ईगो, आई थिंक हाँ, लेकिन हाँ ऐसा भी कहना गलत होगा कि फीमेल्स का नहीं रहता, फीमेल्स का आपस में रहता है। हाँ क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल तो बेसिकली है तो इक्वली, क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्री में दोनों ही हैं, तो जो फीमेल्स आर्टिस्ट हैं तो उनका आपस में आर्टिस्टिक वे से वो रहता है, और मेल्स का आपस में रहता है। और ये पता नहीं कब तक रहेगा, मुझे लगता है कि ये एक प्रवृत्ति है इंसान की, और ये जो मर्जी करो आप, जितना मर्जी ज्ञान कर लो, ये बोलने के लिए अच्छी लगती है चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, लोगों को समस्या है और एक दूसरे से प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि हमें तो इंस्पायर ही करती है चीज़ें, ताकि और आगे और बेहतर करो और बढ़िया तो करो। आपको लगता है ये ड्रॉबैक है इस तरह से ग्लोबली कैसे अपने हिमाचल के कल्चर को आप लेके जाओगे अगर ये बहुत बड़ा यूनिटी नहीं ड्रॉबैक है? है, बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि सबसे पहले एकजुटता का होना ज़रूरी है। आपके मानसिक द्वंद्व हो सकते हैं, मतलब वो आपके मानसिक द्वंद्व है तो आपके मन तक है, दिमाग तक है, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपकी क्रियाओं में दिखना शुरू हो जाता है, कि आप आपके करने में शुरू हो जाती है वो चीज़ें, कि आपके जो द्वंद्व है वो आप दिखा रहे हो, सामने शरेआम दिखा रहे हो, फिर चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप ग्लोबली बात कर रहे हैं तो ग्लोबली आज हिमाचल का जो म्यूज़िक है, हिमाचली जो गाना है, वो पूरी दुनिया भर में सुना जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। और यकीन मानिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ऐसे हमें कॉल्स भी आती हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारे लोग मैक्सिमम जो लोग बाहर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं बेसिकली, कि वहाँ रहकर भी वो हमारे गाने सुन रहे हैं और अपने यार दोस्तों को सुनाकर कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ का मुझे नहीं लगता कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ऑस्ट्रेलियन होगा जो हमारे गाने को डायरेक्टली अप्रिशिएट कर सकता है, क्योंकि समझ नहीं आ रही है चीज़ें। हाँ, अगर हमारा कोई आदमी है और वहाँ पे आके अपने किसी ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड को सुना रहा है, देखो सुनो ये गाना। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक मित्र थी फिलीपींस से, तो उन्होंने वहाँ पर मॉडर्न फोक नोट जब आया था तो वो सुनाया था, तो लिटरली मुझे एक वीडियो मैसेज आया था कि नहीं भाई ये गाना सुना तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन म्यूज़िक जो है, क्योंकि म्यूज़िक तो बेसिकली जो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं वो तो फ़ील का ही काम है ना। लिरिक्स आपको नहीं समझ आ सकते, लेकिन कॉम्पोजिशन और जो एनवायरनमेंट बन रहा है वो तो आपको अट्रैक्ट कर ही सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है ग्लोबली अगर पहुंचाना है चीज़ों को, तो सबसे पहले तो आपसी जो थोड़ा सा वो चीज़ें हैं वो क्लियर करनी पड़ेगी। आपको पहले अपने आप में एक इंडस्ट्री तैयार करनी पड़ेगी, हिमाचल की म्यूज़िक इंडस्ट्री को बनाना पड़ेगा इस लेवल पे, ताकि एट लीस्ट आपके मनमुटाव अगर हैं भी, लेकिन म्यूज़िक को लेकर या अपनी संस्कृति को विश्व पटल पर लाने के लिए आप लोगों का सामूहिक योगदान होना चाहिए। उस पॉइंट पे वो जो ईगो है वो किसी के सामने नहीं आनी अभी चाहिए। बॉलीवुड की बात भी अगर एग्जांपल ले, चाहे कितना भी हो अंदर, बट जब आती है बारी तो यूनिटी है उनकी। आप देखोगे एक छोटा सा हाँ एग्जाम्पल हाँ है, हाँ मान लो अभी हाँ। अगर कोई मूवी रिलीज़ हो रही है, हम्म कोई गाना रिलीज़ हो रहा है, तो उस गाने की स्टोरी, उस मूवी का ट्रेलर, उसका लिंक, कुछ भी कोई पोस्टर, वो हर एक इंडस्ट्री के जो जितने भी इंडस्ट्री के इनसाइडर्स की तो है ही यूनिटी। हाँ सभी, जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर कोई एक्टर है, मान लो एग्जांपल के लिए बड़े बड़े एक्टर्स जैसे शाहरुख खान जी का नाम ले लिया हमने, तो अगर उनका कोई गाना आ रहा है या उनकी कोई मूवी आ रही है, तो जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन सब लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जाकर देखोगे तो सब ने स्टोरी पोस्ट की होगी ट्रू ट्रू। कि उनका गाना आ रहा है, उनकी मूवी आ रही है। यहाँ देख लो आप, किसी का गाना आ रहा है, सिर्फ एक या दो लोग होंगे जो उससे कनेक्टेड हैं। मेरा गाना है, आप मेरे साथ हो, मेरे साथ कोई और है, हम तीन लोग हैं, तो हम तीनों की स्टोरी होंगी, बाकी कोई नहीं डालेगा। और जो शेयर करेंगे भी वो हमारे फैंस रहते हैं जिनको हमारे गाने अच्छे लगते हैं, बाकी आर्टिस्ट नहीं करते हैं। और मैं पर्सनली बात करूं तो ऐसा कहते हैं शुरुआत खुद से होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें की, और मुझे जो मुझे शेयर करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वो एज इट इज़ शेयर कर लूं, तो लेकिन हमारे गाने कभी नहीं लगे हैं ना किसी ने, और ये है समस्या। अब मतलब आप देखना ही नहीं चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कहीं मैंने शेयर कर दिया और मेरे शेयर करने से कहीं वो मिलियन में ना चला जाए गाना, तो ये तो आगे निकल जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? ये इसका रीज़न यही है, देखी नहीं है ना चीज़ें, अभी यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। एक्चुअली दुनिया ना इतनी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं रामपुर में था, रामपुर में मैं अपने गांव में था, मैं अपने गांव से जब रामपुर में आया तो मैंने देखा यार ये कि दुनिया इतनी बड़ी है, रामपुर में तो कुछ और ही दुनिया है। मैं तो गाँव में था, गाँव से बाहर निकले मैं शिमला पहुँचा, शिमला में थोड़ा और बढ़ गई दुनिया। शिमला से चंडीगढ़ आ रहे हैं, यहाँ कुछ और ही लाइफस्टाइल है। तो बेसिकली जितना आदमी देखेगा चीज़ों को उतना ज़्यादा समझेगा चीज़ों को। और मुझे लगता है ये सबसे ज़रूरी है कि आपको पहले पूरा माहौल समझने की ज़रूरत है कि चल क्या रहा है, किन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ रहा है, किन चीज़ों से आपके कल्चर को फ़र्क पड़ रहा है।
समाज को फ़र्क पड़ रहा है। ये चीज़ें आपको थोड़ा कैटेगराइज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर समस्याएँ आएँगी। और सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जब बाहर जाओगे ना, तो बाहर दुनिया बहुत ज़्यादा अपने तरीके से चलती है और शायद थोड़ा तेज़ भी है चीज़ें, तो इसलिए आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अभी तो हमें लग रहा है ना कि आज आराम से चल रही है चीज़ें, बाहर इंडस्ट्री में लोग तो महीने के 4-4 गाने भी दे रहे हैं, तो लेकिन इधर तो 6 महीने में 1 आ रहा है, कभी 3 महीने में 1 आ रहा है, तो क्योंकि अभी स्लो है, अभी चीज़ें होंगी जब तो लगेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है मतलब एक दूसरे से जो आप भावना रख रहे हैं ना, ये द्वेष की, ये सबसे बड़ा रीज़न है। जब आप हेल्पिंग हैंड्स करोगे ना कि नहीं ठीक है, साथ में चलते हैं, साथ में कुछ करते हैं। आप देखिए बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कोलैबोरेशन में हुए हैं हिमाचल में, बहुत ही कम। मतलब जो कोलैबोरेशन में हुए हैं, और हमें तो ऐसा चाहिए कि आने वाले समय में पंजाब के किसी आर्टिस्ट के साथ, बॉलीवुड के किसी आर्टिस्ट के साथ जो है वो कोलैबोरेशन हो। और म्यूज़िक को वर्ल्ड वाइड तक आपने लेके जाने की बात की, तो मुझे सबसे बेहतर तरीका क्या लग रहा है, खाली क्योंकि हमारी बोली समझना मुश्किल है। सबसे पहले तो हिमाचल की जो बोली को है, हमें पहले तो कंक्लूड करना पड़ेगा कि बेसिकली 12 डिस्ट्रिक्टों में 12 तो वही 2-3 तरह की, किलोमीटर में लैंग्वेज ही हाँ, चेंज होती है, वो भी अपना। अब देखो 12 ज़िले हैं ना, हुँ, 12 ज़िलों में 12 तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं। हुँ, लेकिन 12 जो ज़िलों की बोलियाँ हैं, उसमें भी हर ज़िले के अलग-अलग एरियाज़ हैं छोटे-छोटे, जहाँ पे अलग-अलग बोलियाँ हैं। अब यहाँ पर मैं रामपुर से हूँ, तो रामपुर 100 150 किलोमीटर के दायरे में अगर फैला है, तो रामपुर मुझे लगता है कि रामपुर के अलग-अलग जो पॉइंट्स पे अलग-अलग बोलियों का जो है, वो आपको फ़र्क दिखेगा। तो ऐसे में सोचिए कैसे कंबाइन करें चीज़ों को। सबसे पहले ज़रूरत है कि एक कॉमन एक बोली बने या लैंग्वेज बनानी पड़ेगी सब बोलियों को मिलाकर। ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत हिमाचल मुश्किल में है, तो बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल हाँ है। जी। यहाँ टांकरी हमारे जो है वो हिमाचल की जो वैसे लिपि है जो, हुँ, लेकिन उसमें भी पंगा यही है ना कि अब या तो उसको एक एक बार प्रॉपर लेवल पे मान्यता मिल जाए और वो लिपि में आए, ताकि लोगों को पढ़ाई जाए स्टार्टिंग से हुँ, चीज़ें। तो अब ऐसा है कि फिर जब सिखाई जाएँगी चीज़ें, हुँ, तभी जाके चीज़ें होंगी। और पहले उर्दू पढ़ाई जाती थी, तो उर्दू बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग हैं हमारे, आती है, जो पापा लोगों हैं को जैसे आती है। पापा लोग हैं, तो उनको आती है। हुँ, तो अब ऐसे में आने वाले समय में मुझे लगता है एज़ अ सब्जेक्ट ये जो अगर चीज़ें होंगी, तो इसको मतलब कंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी वाली जनरेशन उसको कंबाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो आ रही है, उनको तो परोसी जा सकती है स्टार्टिंग से। उनको अगर स्टार्टिंग से ये चीज़ें दी जाएँ, तो मुझे लगता है जब तक वो थोड़े बड़े होंगे, तब तक सारे हिमाचल में कॉमन जो है हुँ, एक लैंग्वेज बोली जाएगी, और उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड भी चीज़ें होंगी। हालाँकि काफ़ी सा हम लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड कैसे अपना मतलब दिल बहलाने के लिए ये ख़्याल अच्छा है कि मतलब वर्ल्ड वाइड हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सुन अलग-अलग जो देशों में सुनी जा रही है ना हमारी बोली, हमारे गाने सुने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बैठ के भी हमारे ही लोग सुन रहे हैं एक्चुअली। हुँ, हुँ, मोटिव है कि वहाँ के लोग जब सुनेंगे ना, हुँ, तब ज़्यादा मज़ा है। तो ट्रू। इसके लिए ज़रूरी है कि सिस्टम से आना पड़ेगा। सर, आपके हिसाब से एक ट्रेडिशनल गाना क्या होता है? ट्रेडिशनल, देखो, ट्रेडिशनल को हिंदी में हम कहेंगे पारंपरिक, हुँ, ठीक है? पारंपरिक मीन्स कि जो हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और परंपराएँ पराएँ ऐसी नहीं है कि अभी से बनाई है। परंपराएँ जो है बहुत मतलब प्राचीन काल से जो चीज़ें चली आ रही है, कि अभी मेरी मम्मी-पापा ने देखी है, मम्मी-पापा से पहले दादा-दादी ने, उनके परदादा हो गए, वो सारे मतलब ऐसी-ऐसी जो चीज़ें तब से चली आ रही हैं, वो चीज़ें जब हम आज गा रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल हो गई हैं। तो अब वो गाना हो, वो वेशभूषा हो, या कोई भी चीज़, या खान-पान हो, वो उस समय से जो चलती आ रही हैं चीज़ें, वो ट्रेडिशनल हो गई हैं। अब ट्रेडिशनल गाना क्या हुआ कि जो कि बहुत समय से कई 100 सालों पुराना वो जो गाना है, वो आज भी गुनगुनाया जा रहा है, तो वो हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग है कि हाँ जी, ये गाया जाता है पहाड़ों में, जिसका शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसका कंपोज़र कौन है, इसको लिरिक्स किसने दिए हैं और किसने मतलब गाया है, पता भी नहीं होता ये। तो वो ट्रेडिशनल की कैटेगरी में आता है मेरे हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और बाकी वाद्य यंत्रों की अगर बात की जाए, तो ट्रेडिशनल में वाद्य यंत्र भी फिर ट्रेडिशनल ही होंगे। मतलब हमारे यहाँ जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हमारे यहाँ अलग-अलग जगह में अलग-अलग जैसे बोलियाँ हमारी है ना अलग-अलग, वैसे हर जगह के इंस्ट्रूमेंट्स भी थोड़े-थोड़े बदलते हैं। इवन जैसे जो ढोल हमारी साइड होता है, तो उसका साइज़ इतना सा रहता है, और बड़े-बड़े दोनों साइड से रहे, एक साइड से जहाँ से आप स्टिक मारते हो, एक साइड से जहाँ से धामा बजता है। और ऐसे में ही यही वाला ढोल जो है, जब आप इधर ठियोग वाली साइड आओगे, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, राउंड से, जैसे पंजाबी ढोल टाइप का हो जाएगा, लेकिन साउंड अलग करेगा। तो अलग-अलग जगह पे इसकी बनावट बदलती है। आप इवन बाकी चीज़ों में भी देख सकते हैं, जैसे पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर जो जैसे गाय जो मेरे यहाँ पर है, लेकिन आपके यहाँ जो गाय होंगी, दोनों ही एक ही ब्रीड की होगी, लेकिन उनमें कहीं न कहीं
फ़र्क हो गया, ऐसा लगेगा अच्छा ये अलग जैसी है, बकरियां हैं, भेड़ अलग अलग, तो वो क्लाइमेट के हिसाब से और वहाँ के हिसाब से चीज़ें, हर चीज़ में परिवर्तन है। तो ऐसे में क्या है, जो मेरे यहाँ पे जो है नगाड़ा हो गया, ढोल हो गया, खसाड़ हम कहते हैं, खसाड़ हो गया, बाणा हम जो प्ले करते हैं, थाली सी प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें होगी। और आपके करनाल हो गई है, इसके अलावा कहाड़ी हमारे बोलते हैं, जो बहुत एक लंबी सी स्टिक सी होती है और जो साउंड आती है उसकी बड़ी। तो एनवायरनमेंट जब सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना, तो यकीन मानिए मतलब थोड़ी देर के लिए आप मतलब ऐसी एनर्जी में आ जाओगे, वो दैवीय शक्ति है और अनुभव करेंगे आप, कहीं कुछ तो हो रहा है, गूज़बम्प्स। तो मतलब ये है बेसिकली, अगर ये इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, और गाना आप कहीं 100 साल पुराना गा रहे हो जिसका कोई है ही नहीं मालिक, बेसिकली वो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने हमको परोसा है। वैसे तो किसी ने बनाया ही होगा, लेकिन हमें नहीं पता है और किसी को भी पता नहीं। दैट मीन्स वो ट्रेडिशनल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि काफ़ी सैकड़ों सालों पहले से वो गाया जा रहा है और आज हम उसको गा रहे हैं, तब वो ट्रेडिशनल सॉन्ग है। नहीं तो अगर आप कीबोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, हारमोनियम भी यूज़ कर रहे हैं, फ्लूट भी यूज़ कर रहे हैं, या गिटार के प्लग्स यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ट्रेडिशनल की कैटेगरी से वैसे भी हट गया है गाना। तो ये बोलना तो बहुत ही ख़राब बात है कि ट्रेडिशनल तरीके से आजकल कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आ गया, क्योंकि हमें भी हेल्प के लिए एटलीस्ट कीबोर्ड की जो पीछे बैकिंग कॉर्ड्स है वो तो चाहिए ही। अगर हम कॉर्ड्स उसके यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स ट्रेडिशनल ने वो नहीं रहा, क्योंकि कॉर्ड्स जो है उसके यूज़ हो रहे हैं। पहले तो शहनाई के कॉर्ड्स यूज़ होते थे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल इस तरह का होगा। तो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपना म्यूज़िक, हिमाचल का कल्चर प्रिजर्व करने के लिए यूथ को क्या करना चाहिए? हम एज अ यूथ कैसे प्रिजर्व करें अपने कल्चर को? क्योंकि कई हाँ। अब जैसे हमें भी इतनी नहीं लैंग्वेज अपनी पहाड़ी नहीं आती है, तो वो कैसे अवेयरनेस लेकर आए? क्योंकि हमारी जनरेशन ही आगे वाले बच्चों को तो कुछ भी नहीं आएगा, तो वो कैसे प्रिजर्वेशन के लिए स्टेप्स लिए मैंने जाएँ? पहले एक बात कही थी आपसे कि एक्चुअली क्या है, पहले तो अभी जो चल रहा है, जो अभी हैं इस स्टेज पे, जिनको कि अब ज़्यादा चीज़ें बता के कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी उस स्टेज पे वो लोग हैं कि वहाँ अपने तरीके से वो चीज़ें देखना चाहते हैं। अब यूथ भी अपने तरीके से चीज़ें देखना चाहेंगे, आप उनको ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। और अगर आपको स्टडी करना पड़े तो बहुत पीछे आपको जाना पड़ेगा, इसलिए मोटा मोटा जो ऊपरी जो नॉलेज है बाहर बाहर से, वो नॉलेज हम लेते हैं। आप चाहे अपने पेरेंट्स से पूछो, या हम अपने पेरेंट्स से पूछें, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछें, तो वो हमें प्रॉपर नॉलेज उतना ही मिल पाएगा जितना उन लोगों ने देखा है। और अपने एक्सपीरियंस से हर आदमी आपको एलेबोरेट करता रहेगा। अब जितनी चीज़ें मैंने देखी है, मैं उतनी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, जितनी आपने देखी है आप उतना ही औरों को बता सकते हैं। अभी आपने बात की कि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है अपनी बोलियों का, तो मुझे, मुझे आती है हाँ, बट मोस्टली नहीं हाँ, आती है। नहीं है। जैसे अगले मुझे मुझे अपना पहाड़ी वाला आती आता है। हाँ है, जी, हाँ, ठीक मुझे है? आपको अपना वाला आता है, किसी और को अपने साइड की आएँगी और थोड़ी-थोड़ी आएँगी, और आने वाली जनरेशन ऐसी होगी जिनको शायद नहीं आएँगी। क्यों? क्योंकि बेस नहीं मिला है। तो हम लोग रहे हैं ना, स्टार्टिंग में गाँव में रहे हैं, घरों में क्योंकि रहे हैं अपने। पंजाबी चाहे हाँ, कनाडा भी रहते हैं, उनको आती है, बच्चों को आती है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ ना, कि वो स्टार्टिंग से ना, जैसे ही जब हमारी उत्पत्ति होती है ना, उसके साथ ही ना हम क्या करते हैं एजुकेट करने के लिए चीज़ें। हम चीज़ें क्या करते हैं, ABCD पढ़ा दी, अ, आ पढ़ा दिया। क्या किसी ने अपनी बोली में चीज़ें सिखाने की कोशिश की है? तो स्कूल्स में भी होना चाहिए फिर वो करिकुलम। एग्ज़ैक्टली, मैं तो यही इसमें कह रहा गवर्नमेंट था। को क्या करना चाहिए? कहाँ से गवर्नमेंट स्टेप्स के लिए लिए मुझे जाएँ? लगता है सबसे पहले, मैं आपको बता रहा था ना, हुँ, अपनी जब लिपि आएगी ना, कि राइटिंग फॉर्म में अपनी बोली को लिखा कैसे जाए, और एज़ अ सब्जेक्ट इसको विषय के रूप में हर स्कूल में इसको दिया जाए, और जो प्रारंभिक एजुकेशन होती है वहाँ पर ये समझाया जाए, और इसके अच्छे-अच्छे डायग्राम्स के साथ इसको अच्छे से इसको पिक्चराइज़ करके चीज़ें, कि ये कल्चर था, इसको ढोल कहते हैं, और इस तरह की इसकी साउंड रहती है, और वो चीज़ें वहाँ दिखा के उनको दिखाई जाएँ, तो वो स्कूल से ही शुरू होंगी चीज़ें। घर से आपको बताया जाए कि ये चीज़ें, अब देखो घर वाले कब तैयारियाँ करवाएँगे? अब जब इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में आया, तभी घर वाले, नहीं ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी, इसकी तो इंग्लिश भी बड़ी कमज़ोर है, वहाँ लगा दो 1000-2000 महीने का दे के आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है। अब अगर ज़रूरी हो गई है ना, अगर पहाड़ी सीखनी ज़रूरी है ना, पहाड़ी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हमारे, हर सब्जेक्ट के रूप में हमें रखा जाए, तो ऑब्वियसली पहल वहीं से होगी। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा, और बाकी अपने-अपने स्तर पर जो आप कर सकते हो, जैसे मैं जिस जनरेशन से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे शायद ट्रेडिशनल जो हम कपड़े जो पहनते थे, वो बहुत कम हो गए थे। और हाँ, आप देखते होंगे जैसे अब क्लाइमेटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस आ गए हैं, तो अब जो हमारे यहाँ पे अब सूत्थन हम पहनते थे, जो ऊन के बने हुए कोट पहनते थे, वो हम नहीं पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट इतना गर्म हो गया है, तो आप नहीं पहन सकते उनको।
और सर्दियों में ऑप्शंस आ गए हैं आज के ज़माने में, हाँ जी, -0 डिग्री टेम्परेचर के जैकेट्स आ रहे हैं, वो तो सब्स्टिट्यूट्स बहुत आ गए हैं। तो ऐसे में आज की जनरेशन को वो चीज़ें मिल ही नहीं रही है, और जिनको मिल रही है वो क्लाइमेटिकली उनको पहन नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो ऐसे सब्स्टिट्यूट निकाले जाएँ जो ट्रेडिशनल चीज़ें हों, लेकिन उन्हीं को एनवायरनमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाए, तो ये चीज़ पहल की जाए कॉस्ट्यूम्स में। ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं हमारी, जो सिड्डू खाते हैं हम, बबरू खाते हैं, चूड़े बड़े हमारे यहाँ बड़े होते हैं। तो ये चीज़ें जो है, इनको स्टार्टिंग से ही सिखाया जाए, परोसा जाए, जो गेस्ट आते हैं उनको परोसा जाए। हम तो गेस्ट के लिए मटर पनीर ही बनाते हैं सबसे पहले। ज़्यादा नॉन वेज खाने वाले तो उनके लिए नॉन वेज परोसा जा रहा है। क्यों उनको ये चीज़ें नहीं दी जा रही जो हमारी अपनी है? क्योंकि हमें लगता पता नहीं यार ये क्या बोलेगा, ये क्या दे दिया कच्चा सा, सिड्डू ये कच्चा है, कैसे खाएंगे? आप उनको समझाओ तो सही, इसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदे हैं। आप उनको समझाओ कि आपके हार्ट के लिए कितनी अच्छी हैं, जो भी उसकी खासियत है वो उनको बताओ, तब वो चाव से खाएंगे। नहीं अच्छा है मेरे लिए, अच्छा है। आज अब अभी अभी मैंने आपसे ब्लैक कॉफ़ी मंगाई, क्योंकि मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा कि आपको चाय नहीं पीनी है, आपको ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। अब मुझे तो नहीं है पता कितनी हेल्दी है, हालांकि सोशल मीडिया पे पता लग जाता है, पर ऐसी एक एग्जांपल है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि बताया गया। नहीं तो मुझे बहुत ख़राब लगती थी, कड़वी लगती थी, लेकिन अब बताया गया पीनी पड़ेगी, अब फिर अच्छा रहेगा, आपको चाय के बजाय इसको पियो, तो पी रहे हैं। तो ऐसे आपको परोसनी पड़ेगी चीज़ें, ऐसी दिखानी पड़ेगी ना, तो धीरे धीरे क्या है चीज़ें हो जाएंगी। और अभी मैं कैप पहन रहा हूँ, सच मानो, मतलब मैं इसके बिना गा ही नहीं सकता, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना अस्तित्व खो बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान रहा, लोग भी देख रहे हैं तो ऐसा बोलते हैं, यार देखा हुआ सा लग रहा है कहीं। जैसी कैप आ जाएगी ना, एकदम से रिकग्नाइज करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जब से मैंने सोशल मीडिया पे मेरे गाने वायरल हुए, तब से ये कैप मेरे सिर पे थी, और अब हमने आधुनिक युग में इसको थोड़ा और तरीके से, अपने तरीके से मॉडिफाई कर दिया। बाकी कपड़े तो हमारे भी वैसे ही हैं, अब ये कौन से हमारा ट्रेडिशन है, लेकिन एटलीस्ट जितना हम बचा सकते हैं वो तो बचा ही सकते हैं ना। अब ऐसा है कि हम बिल्कुल ही ना करें तो वो मतलब बातें तो करते रहें कि नहीं जी ठीक है, कल्चर संस्कृति, बेसिकली संस्कृति जो है समावेश है छोटी छोटी चीज़ों का। उस कल्चर में हमारी फूड भी आते हैं, उस कल्चर में हमारी वेशभूषा भी आती है, उस कल्चर में हमारा गाना आता है, वाद्य यंत्र आते हैं, तब जाके सारी चीज़ों को मिलाकर संस्कृति बनती है। ना कि गाना गा लिया वो संस्कृति हो गई है। तो सारी चीज़ों का समावेश है। तो ये सारी चीज़ें जब सिस्टम से होंगी ना, तब ज़रूर जाके आज की जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उन तक ये बात पहुंचेगी, और जब एज ए सब्जेक्ट आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, जो हिमाचल में आजकल हो रहा है, सिराज में, मतलब हर जगह जो लैंडस्लाइड इतनी हो रही है, उस पर आपको क्या कहना चाहते हो कि क्या रीज़न रहा होगा कि आई थिंक इतने साल में हमने कभी नहीं देखा, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं देखा ये होते हुए, और अब जो हो रहा है, जो घर टूट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो उसका क्या रीज़न लगता है आपको? देखो, अब मुझे क्या लगता है, सबसे पहले रीज़न तो हम खुद ही हैं, और खुद इसलिए हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा स्वार्थी और लालची हो गए हैं। कोई भी आदमी हमें थोड़ा सा पैसा दे देना, कहते हैं यहाँ पे टनल बना लेनी है, आपको इतना पैसा मिलेगा, तो हम वो बनाने दे रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि उन्होंने तो टनल के लिए वो 12, 15, 20 फुट की जगह मांगी है, लेकिन उस टनल को दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए जो ज़मीन में वाइब्रेशन पैदा होगी, जो वहाँ पे ज़मीन ढीली हो जाएगी और आने वाले समय में जो बहुत ज़्यादा तबाही कर सकती है, वो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम अंधे हो गए हैं, हमें पैसा मिल रहा है, 4 लेन्स निकल रहे हैं। अच्छा, 10 लाख का घर बना है, 1.5 करोड़ मिल रहा है, आपको घर उठाना पड़ेगा। हम 1.5 करोड़ लेके वो घर बनवा रहे हैं वहाँ पर। ज़रूरत है, ठीक है, जीवन रेखा है आज के समय में सड़क, लेकिन ऐसी जीवन रेखा क्या है जो जीवन ही नहीं बचा, फिर कहाँ डालनी जीवन रेखा? तो मतलब अब हमने अपने सामने देखा है। अब वहाँ देखिए जो तरीका है, वो पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। हाँ जी, बिल्डिंगें बनानी थी सबने, ये प्रकृति ने खुद से दिया। मुझे तो नहीं लगता किसी ने चील और कैल के पेड़ लगाए होने पहले, ये तो ऑलरेडी प्रकृति ने दिए हैं हमें, ठीक है। अब बड़ा बारी हम लगा रहे हैं कि हम लगा लेते हैं जी, क्योंकि भूमि की पकड़ रहेगी। तो पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ज़मानों से, सालों साल जो चलने वाले पेड़ है, वो भी अभी है, जिनकी जड़ें इतनी मजबूत है, वो भूमि को पकड़ के रखती हैं। तो आज की डेट में जब वो जड़ें काटी जा रही हैं, तो फिर कहाँ से, मतलब इतनी भूमि हिल चुकी है, चाहे वो रोड्स के माध्यम से हो, ठीक है, आनी चाहिए, पर इतनी लिमिट में होनी चाहिए कि ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। और अब आज की डेट में अगर ये सामना करना पड़ रहा है, और बहुत सारी गलती हमारी भी है। मैं अभी देख रहा था, थोड़ा हो सकता है बहुत सारे लोगों को अजीब लगे ये बात, लेकिन मैं सच में देख रहा था, जब मैंने एनालाइज़ किया, तो हम लोग जब जाते हैं कार्यक्रमों के लिए, तो बहुत सारे जो घर हैं वो नदी नालों के बिल्कुल पास में बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पर नदी बह रही है, तो आपको लोकेशन अच्छी मिल रही है, वाह कितना अच्छा क्लाइमेट है। लेकिन आप भूल गए हैं कि इतनी साल पहले शायद वो रास्ता हुआ करता था, यहाँ से कोई नदी गुजरती होगी, अब सूख गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो अब इसका मतलब ये नहीं आने वाले समय में नहीं होगा,
कभी भी हो सकता है ना, फिर वहाँ दिक्कतें आ सकती है, गिर सकती है भूमि, आपको नुकसान होगा। 8-10 साल की खुशी के लिए हम अपना पूरा जो जीवन है वो हम मतलब वेस्ट कर अब रहे क्या हैं। फ्यूचर जनरेशन को क्या दे रहे हैं हम? हम कुछ भी क्या नहीं दे रहे, मिलेगा क्या हमको? बचेगा? अब बना लो, अब आपके जो घर गए हैं उनको कैसे बनाओगे आप? कहाँ बनाओगे? और जहाँ बनाओगे वहाँ से तो ऑलरेडी रास्ता आ चुका है। अब आपकी ज़मीनें नहीं हैं, आप कहाँ करोगे? मतलब ये ना थोड़ा-सा स्वार्थी हो गया है इंसान, हर कहीं की ये लोकेशन भी अच्छी चाहिए, ये चाहिए, पेड़ काटो, ये पेड़ काटो, ये ना छत के ऊपर नहीं आना चाहिए, हटा दो। अच्छा इतने पैसे मिल रहे, ले लो, घर उड़ा दो। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 1.5 करोड़ में दूसरा मिल जाएगा। नहीं मतलब हम खुद ज़िम्मेवार हैं इसके लिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा दुःख होता है जब इस तरह की चीज़ें हमारे हिमाचल में होती है। ये चीज़ें मैं मतलब जब से मैंने होश सँभाला है तब से ये चीज़ें पहाड़ों में तो देखी नहीं होते हुए। नहीं देखी मैंने मैंने। यही सुना था कि एक बुद्धिमान आदमी वही होता है जो पहाड़ों में अपना घर बनाता है, चट्टान के ऊपर अपना घर बनाता है क्योंकि वो मज़बूत रहती है। लेकिन चट्टानें खोदी जा रही है, चट्टानें कमज़ोर की जा रही है। हम कर रहे हैं ना कमज़ोर, खुद से थोड़ी ना होगी। तो ऐसे में मतलब ये चीज़ें हम बाहर देखते थे कि बड़े-बड़े सिटीज़ में ऐसा हो रहा है कि बाढ़ के कारण बह गया जी, डूब गया जी, हफ़्ता-हफ़्ता 10-10 दिनों के लिए डूबी है जगह। तो मतलब ये ख़राब लगता है। और मैं अपनी ओर से चलो जो भी हैं चीज़ें, प्राकृतिक आपदा तो आई है और मेरी ओर से सिराज क्षेत्र और पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ-जहाँ भी त्रासदी हुई है, उसके लिए सच में मतलब हम सभी लोग शोकाकुल हुए थे कि नहीं भई इस तरह की जानें गई हैं। और सच में मतलब काफ़ी दुःख लगा था कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर ग्राउंड रिपोर्ट अगर बात करें तो हमारी अपनी गलती है, हमें अपनी गलतियाँ सुधारनी पड़ेगी। और हमने भी काफ़ी प्रयास किए, हालाँकि हम लोग नहीं जा पाए उन जगहों पे। और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जानने से ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पर राहत पहुँचना था। तो मुझे लगा था कि राहत पहुँच जाए, हम तो कभी भी जा सकते हैं, तो क्योंकि हमारे पहुँचने से क्या हो जाएगा? एटलीस्ट जिन चीज़ों को वहाँ पे रिकवर करने की ज़रूरत है, वो वहाँ पे पहुँचे। तो वो चीज़ें हमने की, बहुत सारे दोस्तों ने मिलकर आपस में सब लोगों ने मतलब काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। और थैंक यू सो मच हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाहर से भी जो लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिमाचल की इस त्रासदी में जो है हिमाचलियों का साथ दिया है। सब लोगों ने मिल के बहुत साथ दिया है। फ़र्क इतना है कुछ लोग वहाँ पर जा पाएँ फिज़िकली और कुछ लोग नहीं जा पाएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्प नहीं की है। पूरे हिमाचल ने एकजुट होकर हेल्प की है और सब लोगों ने यथासंभव प्रयास किए हैं। और बस इतना ही चाहेंगे कि जो भी त्रासदी हुई हैं अब ना हो, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। जितनी भी चीज़ें हैं इसके लिए बिल्कुल सिस्टम से आना पड़ेगा। और आप सभी लोगों के साथ हमारी सांत्वनाएँ हैं और आप ज़रूर मतलब आने वाले समय में और एक और दृढ़ निश्चय के साथ और एक अच्छे तरीके से पंप अप होके आप सामने आओगे और आने वाला जीवन आपका बहुत बहुत मंगलमय हो। तो सर इसी त्रासदी की अगर बात करें तो अभी कंगना जी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंडर नहीं आता है। तो इस पे क्या कहना चाहोगे इस स्टेटमेंट के बारे में? और मुझे ये भी हाँ, एक बात ये भी हाँ। कही गई कि मतलब मैं एमपी हूँ और मेरे पास लोग आते हैं वो काम करने, पंचायत लेवल का काम करने, पूछने के लिए प्रॉब्लम्स लेके। तो इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? एक्चुअली पता क्या है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट आई है ना, तब से ना हर एक हिमाचली, त्रासदी एक अलग कॉन्सेप्ट है, जहाँ हुई है वो तो बहुत बुरा हुआ ही है। हुँ, इसके अलावा आम जो हिमाचली है ना, इवन हिमाचल के बाहर भी जो लोग जिन्होंने वो स्टेटमेंट सुनी है, उन सब की प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी ही थी कि मतलब लिटरली वो इतने हताश हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों ने, हम लोगों ने मिल के जब हम बात कर रहे थे तो हुँ, बहुत सारे लोगों ने अपना दुख बयां किया कि यार हमारी गलती रही कि हमने जो है एकदम से ट्रस्ट करके इनको इस पद पर पहुंचा दिया, क्योंकि इनको ना कोई अनुभव था, ना कोई इस तरह। ये मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि इनको, मुझे लगता है इनकी जो फील्ड है, जो कि बॉलीवुड चकाचौंध हाँ। वाली जो बॉलीवुड माया नगरी की जो फील्ड है, इनको वहीं से अगर रहकर ये एक वीडियो भी डाल देती है ना कि बहुत दुख हुआ जी, सिराज में इस हुँ, तरह की आपदा आई है, तो आप सब लोगों से निवेदन है जितना हो सके उतना इनकी हेल्प करें। तो इसका मायना बहुत ज़्यादा था। लेकिन आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आप मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे दिल्ली में जाकर आप सोचिए कि आपके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेवारी है। तो एक स्थानीय जो एमएलए हैं वो किससे जाकर बात करेगा? अपने एमपी से जाकर बात करेगा। और दूसरी सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि आप मंडी से ही हो जहाँ पे ये हुँ, चीज़ें हो रही हैं, हुँ, तो आपको तो मतलब वो सारी पॉलिटिक्स छोड़-छाड़ के पर्सनल लेवल पे ही हेल्प के लिए आगे आगे आना चाहिए था। आपको उनके बीच शामिल होना चाहिए हुँ। था कि पर्सनल लेवल पे बतौर इंसान आप क्या कर सकते हैं। ये जो आपका पद है एमपी, एमएलए जो भी जो पद है, ये सिर्फ़ दिखावे के लिए रह गए हैं। आप पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हो, इससे भी बात बन जाती।
पर ये स्टेटमेंट देना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं कहाँ से करूँगी, लोग ये कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। और मतलब आपको ये बोलना था, फिर आए क्यों हो आप? नहीं, किसी को सबसे बड़ी बात है कंफर्ट ये, देने के लिए? इससे अच्छा पता क्या होता कि हम्म। आप वहां से स्टेटमेंट देते थे कि किन्हीं कारणों से साल भर के लिए मैं विदेश यात्रा पे हूं, मैं नहीं आ सकती। हम्म। ये जस्टिफाइड था। आप वहां आ रहे हो घर पे आके, मैं हेल्प नहीं कर घर पे सकती। आके आप हाँ। बोल रहे हो मेरे हाथ खाली है, मैं हेल्प नहीं कर सकती। यार क्या है ये? हम्म। क्यों उस लेवल पे क्यों लाकर खड़ा कर दिया आपको? आप अपना काम करते ना यार, जो आपका काम है वहाँ ज़्यादा बेहतर कर रहे थे आप। ये अगर आपसे नहीं हो रही थी चीज़ें, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, पर एक नुमाइंदा जो भी चुनकर आया किसी भी पार्टी का है वो मैटर नहीं करता। उसका काम क्या है? वो हमारे हितों की रक्षा के लिए, जो हमारी समस्याएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको बड़े लेवल तक लेकर जाने के लिए, ताकि बड़े स्तर पर जो है राहत जो है पहुंचे। क्या हुआ? आखिरकार आम जनता जो है वो काम आई है। आम आदमी ने जो है बढ़ चढ़कर जो योगदान दिया है, सबने जो सपोर्ट किया ना, वो इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब आपकी आवश्यकता ही नहीं थी। आप आकर फिर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। आप तो डिमोरलाइज कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आप मत करिए, आपको बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपके कर्मों में दिखती है चीज़ें कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मन में तो सोच रहे हैं। आप सोशल मीडिया में आके पब्लिकली बोल रहे हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये वो है। मुझे लगता है आप जिस पद पे, कुछ 1 करोड़ तो आप ऐसे ही दे सकते थे, मतलब अपनी ओर से पर्सनल इसके लिए लेवल भी पे। उन्होंने थोड़ा रिडिकुल किया। एक पॉडकास्ट में इनकी वीडियो वायरल हो रही है कि उसमें भी उन्होंने यही रिडिकुल किया कि लोगों को लगता है कि मेरे पास अपना बहुत पैसा है, मैं अपने दे रहा हूँ। शी वाज क्वाइट लाफिंग ऑन दिस कि मेरे पास अपना पैसा दे दूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं, नहीं है, हाँ, हो नहीं, सकता मत है, मत दो, पर एटलीस्ट एज एन एमपी आपके पास बहुत पावर हो है। सकता है आपके पास कोई पैसा ही ना हाँ। हो सकता है आपको वहाँ पे जहाँ आप रह रही हैं, जहाँ भी रहे, वहाँ औरों से माँग के वहाँ करना पड़ रहा हो। क्या पता मतलब आपको, वो हम फोर्स नहीं कर सकते नहीं कि हम नहीं आपकी कर सकते। संपत्ति से दो हम हम। आपसे माँग भी नहीं रहे हैं ना कि हाँ हमें जी। नहीं चाहिए कि आप पैसा दो। पर आप इस तरह से की बयानबाजी मत कीजिए ना कि जो दे रहा है आप उनको, उनकी रिस्पेक्ट करो। और जिस सिचुएशन पे लोग हैं उनको सांत्वना देख के हो कि कोई बात नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करती हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े स्तर पर जाकर जो है राहत लाई जाए, मैं प्रयास और करती हूँ। राहत के लिए भी तो नहीं मिला। फिर मत लाओ, कोई बात नहीं। पर आपकी स्टेटमेंट क्या है ये? मैं नहीं कर सकती, हाथ खड़े कर दिए जी आपने। हम कहाँ जाएं भाई? हमारा जो नेतृत्व करने वाला लीडर है वो नहीं कर पा रहा हेल्प, तो कौन करेगा? आम आदमी की तो पहुंच भी नहीं है कि वो वहाँ वहाँ पे जाकर बात कर पाए। तो ऐसे में आप एक माध्यम है, तभी आपको इस लेवल पर पहुंचाया गया है, ताकि आपके सामने समस्या करे। और ऊपर से आप हमारे अपने हैं, वहाँ रोया भी जा सकता है, वहाँ पर अपनी पर्सनल चीज़ें बताई जा सकती है, ये समस्या है जी, ये प्रॉब्लम आ रही है जी। तो आप उस चीज़ को प्रोफेशनली अपने रैंक के हिसाब से वहाँ प्रेजेंट करो, और वहाँ से कुछ चीज़ें आती। आपने हाथ खड़े कर दिए, बहुत बुरा लगा। और सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लगा क्योंकि आप खुद हिमाचली हैं। उससे भी ज़्यादा बुरा ये लगा कि आप खुद मंडी डिस्ट्रिक्ट से हाँ हैं। जी, हाँ और जी। सबसे ही ज़्यादा बुरा ये लगा कि आप वहाँ जाकर ये बात कह रही हैं। और आप ये भी बोल रहे हो कि ये गरीब लोग हैं, इनका इतना नुकसान है। मतलब गरीब, हिमाचल में कौन गरीब है? मुझे नहीं लगता, सब मतलब मेहनत से कमाते हैं, है सबसे ना? बड़ी बात ये है अब कि किसी का घर ही चला जाए गरीब तो शब्द हाँ जी। कहना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाली के समान है। हाँ जी। मतलब आदमी गरीब है भी तो वो अपने कर्मों से है। जितना जिसका है, ऐसा कहते हैं जितनी चादर है बोले उतना पाँव पसारता है। मैं कह रहा था ना, अगर आप 1 रुपया भी दे रहे हैं ना तो आपकी क्षमताएं दिखाता है वो, लेकिन नकारना कि नहीं। और अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो कौन पूछ रहा है आपको? लेकिन आप सरेआम बोल रहे हैं कि मैंने नहीं, मैं तो कहाँ से कैसे होगा, ये होगा। और आप सरेआम बोल रहे गरीब लोग हैं, इनके घर चले गए, ये हो गया, वो अब हो गया। अभी हम वेल एस्टेब्लिश्ड है। हम्म, कल के लिए हमारा घर में कुछ चला गया तो वो तो किसी के साथ भी हो सकती है वो आपदा। किसी के साथ भी हो जाती है। मतलब पल में ही चीज़ें जो बदल जाती हैं। मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी अभी के लिए कोई थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़े ही पल के लिए कुछ ऐसा हो जाए जिस तरह की त्रासदी हुई है, फिर कहाँ से कहाँ। कहाँ? हाँ जी। मतलब वो समय की मार है बेसिकली, और परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है। तो मुझे तो पर्सनली, मतलब मैं वैसे इस विषय में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर हर बार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर बार कंट्रोवर्सीज ही मिलती हैं इन चीज़ों को लेकर। कभी कोई विवाद, कभी कोई विवाद। लेकिन अब जब सच्चाई के लिए आप लड़ रहे हो तो मतलब उसके लिए ऐसे होता है। मेरा, अगर आप सवाल ना करते तो शायद मैं इसका जवाब भी ना देता, क्योंकि पर आघात पहुंचा है सीरियसली। मतलब हमें इतना गुस्सा आया कि यार क्यों बोलना क्यों, जब आप कुछ कर नहीं सकते तो ऐसा इस तरह की गलत थोड़ा स्टेटमेंट भी ना दो ना। सेंसिटिविटी लेके आओ और मतलब नहीं एक्सपेक्ट करते कुछ और। एटलीस्ट आपका, आप इंसान है ना सबसे पहले। छोड़ो सारी बातें, क्या एमपी, क्या एमएलए, आप इंसान हो। इंसानियत के तौर पर आप वहाँ जाओ, 2-4 दिन बिताओ, उनको अच्छा लगेगा। बजाय मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ये बहुत गलत था मेरे हिसाब से। हम्म। हम्म।
ठीक है। तो अब आपने कंट्रोवर्सी की बात की, तो हर बार ये देखा गया है कि आपने हमेशा अपने राइट के लिए स्टैंड लिया है ना? हिमाचल में कभी भी कोई फेस्टिवल हो, तो आपने हमेशा स्टैंड लिया है, बट शायद से उसको मिसकंसीव भी किया गया होगा सामने से। तो उस पे क्या कहना चाहते हो कि जो हिमाचल के आर्टिस्ट हैं, उनको अपनी मातृभूमि में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जितने बाहर के आर्टिस्ट को दी जाती है? और अभी भी आपदा की बात करो, तो देखना हिमाचली आर्टिस्ट ही आगे खड़ कर आए हैं, क्योंकि जितना दर्द आपको महसूस होगा एज़ अ हिमाचली, वो बाहर लोग के लोगों को इतना नहीं होगा। तो उस पे क्या कहना चाहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप मतलब मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ सभी लोगों का एक बार फिर से जिन्होंने राहत के लिए अपना योगदान दिया है। और हिमाचल के आर्टिस्ट और बहुत सारे अलग अलग जो तबके के लोगों ने जो है बहुत हेल्प की है अपने तरीके से, जो उनसे हो पाता था और सब लोगों ने की है मुझे हुँ, लगता है। तो उसके लिए मतलब आप बहुत बधाई के पात्र है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि हम लोग ना आम जनता के बीच रहते हैं बेसिकली। हुँ, क्योंकि मतलब एज ए कलाकार उससे पहले हम इंसान हैं और हिमाचली हैं। हम लोगों ने बतौर कलाकार भी जब हम मंच पे जाते हैं तो हम जो स्थानीय लोगों से मिलते हैं, हमने उस साइड काफ़ी कार्यक्रम कर रखे हैं और पूरे हिमाचल में अलग अलग गांव-गांव में जाकर हम लोगों को बहुत प्यार मिलता है। तो हमने वो जगहें देखी होती हैं और अपने सामने जब हमें लगे नहीं वो जगह अब नहीं रही है, अब सोचो वो लोग नहीं रहे हैं, तो मतलब बड़ा दुख लगता है इन चीज़ों को देखते हैं। और सब लोगों ने अपने एंड से इनिशिएटिव लिया और काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसके लिए सच में हुँ, मतलब दिल से हुँ, आप सब लोगों को सलाम है कि आप सब लोग कर रहे हैं, प्रणाम है कि अब ऐसे में अच्छा लगता है। ऐसा करो ना बजाय कि स्टेटमेंट की। और यहाँ देखिए, अब जैसे कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, रामपुर वाला जो कॉन्सेप्ट हाँ था जी। बेसिकली वो मतलब आप अपने लिए भी लड़ाई करते हो ना, तो कहीं न कहीं वो जब आप एक समाज का हिस्सा हो और समाज में भी वो हिस्सा जो कि आजकल सब लोग चाहते हैं, जैसे कलाकारों को इतना प्यार मिलता है और बिना म्यूज़िक के मुझे लगता है दुनिया थोड़ी अधूरी-सी लगती है। हुँ, तो हमें इतना प्यार करते हैं, तो ऐसे में मैं अपने लिए लड़ रहा था, लेकिन उसके बीच में वो लड़ाई जब आप खुद से शुरू करोगे ना, आप अपने हितों के लिए लड़ोगे, तभी एक कलाकार का जो दर्द है, वो सामने आएगा। और अच्छा लग रहा है कि उसके बाद जो है जब मैंने ये चीज़ सामने लाई तो बहुत सारे कलाकार जो एक सामने रेवोल्यूशन आया है उसके सामने बाद। हाँ आए जी, हाँ और जी। बोलना शुरू किया। उससे पहले क्या लगता था कि अगर मैंने बोल दिया तो प्रशासन की नज़रों में या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नज़रों में मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मुझे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, मुझे कार्यक्रम नहीं मिलेंगे, सरकारी कार्यक्रमों में मंच नहीं मिलेगा और मंच नहीं मिलेगा तो जो आय का साधन है वो नहीं मिलेगा और ऐसे में करियर हुँ, खतरे में आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें सोचता है एक आर्टिस्ट और हमने भी सोची। हुँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब तक आपके अंदर वो क्षमताएँ हैं सहन करने की, तब तक आदमी सह लेता है। अब जब ऊपर ही चला गया है पानी तो उसके बाद नहीं चीज़ें होती हैं। और उसके बाद अगर आप सहन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो आपसे बड़ा जो डरपोक है वो वो कोई अपने नहीं है। आत्मसम्मान के वो साथ आपको आत्मसम्मान के साथ मतलब जो छेड़खानी है हुँ, बेसिकली, हुँ, क्योंकि मतलब रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे पहले है ना। अब ठीक है, आप थोड़े पल के लिए वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ही हो जाए फिर क्या? और ऐसा ही हुआ, मुझे कार्यक्रम में बेसिकली बुलाया गया था और बुलाया गया था और खुद से इनवाइट किया गया था। मैंने नहीं कहा कि मुझे बुलाओ। मुझे इनवाइट किया गया सांस्कृतिक संध्या में परफ़ॉर्मेंस के लिए। वहाँ जब गए 20-22 लोगों की टीम लेकर गए, तो वहाँ टाइम जो शेड्यूल है वो एकदम से हुँ, बदल दिया। हुँ, मतलब प्रोग्राम 8:30 बजे के आसपास था और मुझे बोला कि आप 7 बजे आके गा लो। तो हुँ, मैंने कहा अभी तो 8-9 सिंगर्स और हैं। फिर कहा कि आपको बोला है कि आप जल्दी गा लो। और वहाँ पे भी फैक्टर वही आया है कि नहीं भई, पता नहीं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं। तो जबकि आर्टिस्ट हैं हम लोग, हम पर्सनल लेवल पे किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम सोशल मीडिया पे आके ये बोले मैंने इसको वोटिंग की, वो की, वो आपका पर्सनल डिसीजन है और आपको आपको अधिकार है उस चीज़ का, उससे आपकी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हुँ, तो ऐसे में मैंने उनको बताया कि भाई मैंने तो वोट ही नहीं किए थे, क्योंकि मुझे अजीब लगा ये बोलता हुआ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक कार्यक्रम था जो कि उत्तराखंड में था, वो ऑलरेडी शेड्यूल था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, इवन प्रिया, मैं, बाकी के लोग, हम सब लोग जो हैं सारे उस कार्यक्रम के लिए ही चल पड़े थे। तो हम लोगों ने जो 10-12 लोगों की टीम गई थी वहाँ पे उत्तराखंड में, हमने वोटिंग नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि हमारी कमिटमेंट हो रखी थी। तो उसके बाद जब वो रिज़ल्ट आए तो उन्होंने थोप दी चीज़ें कि नहीं जी, इसने इलेक्शन में दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया इसलिए इसको जल्दी-जल्दी निपटा दो। मैंने बोला हुँ, ऐसे कैसे हो अच्छा, सकता है? हुँ, पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में, हर जगह इन्विटेशन कार्ड में हो गए, या फिर आपकी जो प्रोग्राम लिस्ट है उसमें हर जगह स्टार नाइट में नाम है और इतनी टीम मेरे साथ आई। आप 7 बजे बुला रहे हो जबकि मेरी आधी टीम तो आधे घंटे बाद पहुँचनी है। तो फिर इस करके बाद में जब तक हम मंच पे पहुँचे तो प्रिया ने क्या है, एंकर के पास प्रिया गई हुँ, और कहा कि आप बताओ कि हमारा टाइमिंग कितने बजे हमने आना है। तो फिर बोले कि नाम तो काट दिया है कहते हैं। हाउ डिसरिस्पेक्टफुल।
बहुत ज़्यादा, और वो भी कहाँ, आपके घर पे, रामपुर में। और वहाँ जाके फिर हम लोग आए, ग्रीन रूम में हम सब लोग थे, फिर मैंने बात की और मैंने कोशिश की कि क्यों ना विवाद इसको ना बनाया जाए, और इसको मैं गया सामने, और मंच के सामने सामने नॉर्मली क्या हम लोग जब गेटअप में होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लुक है वो स्टेज पे ही रिवील हो। हाँ। तो लेकिन ये सारा ब्लैक हो गया था काम सारा, कि अब क्या ही करें। तो फिर मैं निकल गया और सामने आके हम बैठ गए, तो हमने बातचीत की कि भाई क्या है कैसा। तो उन लोगों ने वहाँ पे भी कहा कि नहीं, नकार दिया कि नहीं नहीं देखेंगे, नहीं आप लेट हो गए हैं, ये हो गया, आपको तो 6-7 बजे बुलाया था। मतलब अच्छा, तो उन्होंने मतलब इस तरह के किया। और बाद में जब मैंने प्रोग्राम लिस्ट देखी तो वो बेसिकली 10-15 मिनट पहले लिस्ट चेंज की गई थी, और ओरिजिनल लिस्ट जब हमें मिली तो उसमें टाइमिंग वही तो थी। आपकी जगह पे कौन किसका हमारी हुआ? जगह पे कोई नहीं था, हमारी जगह पे किसी को बुलाया नहीं गया, बेसिकली वो शफल कर दी थी चीज़ें। मेरा टाइम ऊपर कर दिया था, मतलब पहले कर दिया था, जबकि मुझे बाद में गाना था। और वो इसलिए क्योंकि ताकि लास्ट में जो प्राइम टाइम, जो जहाँ हम लोग बेसिकली गाते हैं, जहाँ जहाँ हम डिज़र्व करते हैं, जो नाइट में हम गा रहे थे, वो कर दी। तो वो सीधे सीधे बेइज्जती थी, और वो खास तौर पर तब ज़्यादा लगी जब अपने ही घर में थी। अपने घर पे। तो फिर मुझे बहुत ख़राब लगी चीज़ें। तो हमने क्या किया, हम शांत होकर बैठे, सारे लोग बैठे, हमने क्या किया, उस दिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, सारी टीम निराश होकर बैक स्टेज से निकल गई। अगले दिन प्रिया, मैं और एक दो जो हमारे आर्टिस्ट है ग्रुप के, वो लोग हम गए, और हम लोग रेस्ट हाउस में जाकर हमने बात की। वहाँ पर डेप्यूटी सीएम साहब आ रखे थे, और वहाँ उनसे हम मिलने की कोशिश की गई, और वहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया, क्या कहते हैं, सीएम साहब से तो बात नहीं हो पाई थी, लेकिन टीका साहब और बाकी लोगों ने आश्वासन दिया कि आपका हो जाएगा, आज हो जाएगा, आखिरी नाइट में हो जाएगा। तो पर हमें विश्वास नहीं था, क्योंकि जब पिछले कल लिस्ट बदल सकती थी तो आज भी तो बदल सकती थी। तो इसलिए हमने कहा कि एक बार एसडीएम सर अगर अपने थ्रू हमें बोल दे कि हाँ जी ओके डन कर दें, तब हम कर लेंगे। तो सर तो नहीं हो पाई सर से बात, तो सर तो निकल गए थे। तो बाद में हमने देखा कि ना फ़ोन उठाए जा रहे हैं, ना कोई बातचीत की गई, ना कोई पता दिया गया कि करना है कि नहीं करना है। फिर जाके कार्यक्रम, जब अगली नाइट भी शुरू हो रही थी, लास्ट नाइट शायद 6 बजे के आसपास, फिर हमने डिसीज़न लिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, और उसके माध्यम से अपना जो दुख है वो व्यक्त किया जा सके, क्योंकि यही एक तरीका था कि हम क्या करें। नहीं तो अब बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। तो हमारे लिए तो बेसिकली आप लोग ही हमारा परिवार रहते हैं, जिनसे हम खुल के शेयर कर सकते हैं चीज़ें। तो मुझे लगा क्यों ना अपनी जनता, हमारे फैंस को ये बात साझा की जाए, ताकि हमारे दिल का जो बोझ है थोड़ा हल्का हो जाए। और यकीन मानिए सब ने इतना सपोर्ट किया, मिलियंस में वो वीडियो पहुंची, और पूरे कोने कोने तक पहुंची है हिंदुस्तान में, अलग अलग जगह तक। तो मुझे उत्तराखंड से, दिल्ली से, हरियाणा से, अलग अलग जगहों से कॉल्स आए कि भाई ऐसा हुआ है, ये गलत हुआ है, ये हुआ है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके भी कॉल आए कि गलत हुआ है। तो बेसिकली मैं तो आर्टिस्ट के लिए लड़ रहा था ना, कि मेरे जैसे ना जाने कितने और आर्टिस्ट हैं जिनके साथ इस तरह की चीज़ें होती है, वो ना हो। तो खैर फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा इसका पता नहीं, पर कुछ मैं, तो फील हुआ, फर्क तो फील हुआ होगा उसके बाद आपको? हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें बदली हैं, तो पर आत्मविश्वास के साथ छेड़खानी हो तो फिर इतने ज़्यादा नहीं सहन कर सकते। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने लिए लड़ना सीखिए, स्टैंड लेना सीखिए। अगर अपने लिए नहीं बोलोगे तो क्या बोल लोगे हिमाचल को लेकर, आप क्या स्टैंड ले लोगे? पर्सनल अपने लेवल पे खुद का स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि आप बतौर आर्टिस्ट अगर अपना स्टैंड लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ना जाने कितनी सारी कम्युनिटी है जो आपसे कनेक्टेड है, वो उनका स्टैंड हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद स्टैंड लिया भी। उसके बाद मेरे अजीज़ मित्र अजय चौहान जी हैं, और चंबा से पूनम भारद्वाज जी हैं, बहुत सारे और आर्टिस्ट, जहाँ जहाँ भी जिन जिन ज़िलों में इस तरह की चीज़ें सामने आई, तो सारे आर्टिस्ट ने खुल के बोला। और ये हमारा हक है, हमारे मंच है, हमारे मंच पे हमें अगर तिरस्कृत किया जाएगा तो हम तो नहीं बख्शेंगे। तो कंट्रोवर्सी की बात करते हुए एक और कंट्रोवर्सी याद आ रही है जो काफ़ी फेम इस कंट्रोवर्सी ने लिया। वो बात थी वो क्रिकेट लीग जो हिमाचल का क्रिकेट लीग था। तो वो कंट्रोवर्सी पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप अपने पक्ष पे क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है पक्ष रखने वाला जो समय है ना वो तो चला गया है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। और जब पक्ष रखना था उस समय ये चीज़ें जो है थोड़ी सी अलग दिशा में चली गई थी। और मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ कुछ थी नहीं। और इंटरनेशनल मैचेस में हम लोग देखते हैं, या फिर किसी भी अलग अलग प्रोफेशन में जहाँ भी है, तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ये चलते रहता है। पॉलिटिक्स में देखो कितनी लड़ाइयाँ देखते हैं हम, लेकिन बाद में एक ही थाली में खाना खा रहे हैं सब लोग, एक ही होटल में बैठ रहे हैं। क्रिकेट में भी ये मैच, अब कोहली साहब या बाकी कोई दूसरी टीम के खिलाड़ी बहुत मतलब एग्रेसिव होके पिच पे खेलते हैं, और लेकिन उसके बाद क्या है, वो पिच वाली बात है, और वहाँ का एक मोमेंट रहता है, और वो ज़रूरी भी है आपको वो टीम स्पिरिट के लिए।
तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात वहीं पे उसी दिन ख़त्म हो गई थी और अगले ही क्षण हमारा जब मैच हुआ था, तो वो मैच भी हुआ प्रॉपर लेवल पे और हम निकल भी गए थे। तो ये तो बाद में पता लगा हमें कि अच्छा चुपके से वीडियोज़ भी बनाई गई हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। तो उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं, ज़्यादा अगर हम सामने आएँगे और एक-एक चीज़ अगर सबको क्लैरिफ़ाई करने लग जाएँगे तो बात बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे ओर से ये चीज़ें वहीं रोक दी गई थी और 1-2 बार बल्कि मुझे लगा अगर कहीं बाय द वे जो दूसरी टीम के हमारे आर्टिस्ट थे, अगर उनको कहीं न कहीं अगर थोड़ा-सा आघात पहुँचा हो तो हमने कोशिश की कि जहाँ भी एक सभी आर्टिस्ट का कोई सम्मेलन हो, जैसे एक अवार्ड फंक्शन था, तो वहाँ पर कोशिश की गई। मैंने पहल की कि क्यों ना ये सारी चीज़ों को दरकिनार किया जाए और नॉर्मल जो हम बिहेव करते थे वैसे ही किया जाए, क्योंकि ग्राउंड की बात ग्राउंड में थी और मैच की बात थी, ख़त्म हो गया। हमने कौन सी ज़मीन जायदाद बाँटनी है एक-दूसरे के साथ, जो इस तरह पूरी ज़िंदगी भर ये पूरा जो लेकर चलेंगे अपने साथ, तो बात वहीं ख़त्म थी और उसके बाद हमने अपनी ओर से पहल भी की है। तो बाकी आप सब लोग जैसा आपका अपना ओपिनियन है, आपके माइंड सेटअप जैसे हैं, आप उस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, पर हमारी ओर से विवाद ख़त्म है और वो हमारे बड़े भैया हैं कुलदीप भाई की अगर डायरेक्ट बात की जाए तो। और हमेशा हमारे लिए इंस्पिरेशन ही रहे हैं, हमने तो सीखा है उनसे। हमने क्या, हमारी जैसी जनरेशन ने बहुत कुछ सीखा है। जब तो उनका पहला गाना आया था तब तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम गाना भी गा सकते हैं। लेकिन पर हाँ, थोड़ा-सा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात थी और चीज़ें हुई हैं, पर अभी ठीक है सारी चीज़ें। ओके सर, बहुत ब्यूटीफुली आपने ये कंक्लूड किया। ठीक है, तो सर काफ़ी सीरियस बातें हो गई हैं, अभी लगता है हमें मूड लाइट करने की ज़रूरत है। तो कांची रे कांची सॉन्ग आपको बहुत वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ है, हम चाहते हैं आप गाएं भी और इसकी स्टोरी भी बताएं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस गाने को ना वाक़ई इतना बड़ा बना दिया। बेसिकली ये गाना बहुत बड़ा ही था एक्चुअली, ये हम्म। थोड़ा शब्दों में थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया है। ये गाना किशोर दा का है और सारेगामा जो म्यूज़िक कंपनी है, उनके बैनर से ये रिलीज़ हुआ था और पर्सनली बहुत अच्छा लगता था मुझे। और हमने क्या किया, मॉडर्न फ़ोक नोट जो सीरीज़ है उसमें ये चौथा संस्करण आया था, फ़ोक नोट 4। हम्म। उसमें ये गाना आप सब लोगों को पता होगा कि मुझे क्या था कि मैशअप करके हम बनाते थे जब भी करते थे। तो हमने क्या किया था फ़ोक नोट 4 में, हमने क्या किया, जैसे नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है, तो ज़्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व नहीं करते। मैक्सिमम प्रिया और मैं, हम लोग बैठ के हम कैटेगराइज़ करते हैं चीज़ों को, कौन-सा गाना रखना है, कौन-सा नहीं। तो हम थोड़ा-सा माहौल देख के सारी चीज़ें लाइन अप करते हैं। हम्म। जैसे हमने लाइन अप किया तो कांची रे कांची इसमें बड़ा फिट बैठ रहा था, हम्म। तो हमने वो कर दिया। हम्म। और कांची रे कांची के साथ एक और गाना है लाहौल स्पीति का, वो भी फिट बैठ रहा था। मैंने हाँ। अलग-अलग बोलियों में भी गाए हैं गाने। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद ना, वो इतनी पॉपुलैरिटी होगी, वो कुछ-कुछ रील्स उसकी वायरल होगी। तो बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पे मैसेजेस आने लगे कि सर प्लीज़ ये गाना पूरा गाइए, पूरा गाइए, पूरा गाइए। तो बहुत सारे जब हमने रिव्यूज़ देखे कि सब लोग कह रहे हैं कि पूरा गाइए, तो क्यों ना इसको कवर किया जाए। तो ऐसे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे क्या करें, कैसे करना चाहिए। तो हम लोग 2 अंतरे रखते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अगर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो 2 थे जो पॉपुलर थे, 2 अंतरे हमने रखे। और नॉर्मल सा ऐसे ही जब कर रहे थे, रिकॉर्ड किया। तो इसमें देखिए क्या था, ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, कि हमने अकेले कुछ नहीं किया है। अब हम्म। सोचिए लिरिक्स किसी के, अब म्यूज़िक किसी का था, गाया किसी ने था, कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे इसमें। लेकिन इसके अलावा अब हमारी वाली साइड आ जाइए, जब हमने इसको कवर करना शुरू किया, इसके वोकल्स डब हुए। हम्म। तो मेरे मित्र हैं तरुण ताशु जी, उनके स्टूडियो में। तो वहाँ से डब हुए तो तरुण ने कहा कि यारा इसका जो वो है ना, क्या कहते हैं, म्यूज़िक है, वो अब कैसे करेंगे, अब तू देख ले कहीं और से बना ले, क्योंकि मेरा टेस्ट तेरे को पसंद नहीं आएगा। मैंने बोला कोई ना, देखते हैं। तो हमने क्या है, एक पंकज भाई हैं, शून्य के नाम से उनको जानते हैं लोग, हम्म। तो उनको ये ऑडियो भेजा। तो उन्होंने कहा कि भैया वोकल्स बड़े अच्छे हुए हैं, तो मैं इसमें ना बीट्स बनाता हूँ, पर म्यूज़िक का नॉलेज मुझे भी नहीं है, मतलब मैं सिर्फ बीट्स जो है हम्म। वो हम्म। बना सकता हूँ। तो हम्म। उन्होंने डफ और वो सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार अब क्या किया जाए। मैं कहा यार किसी से करा दो, मेलोडीज़ वगैरह जो बैकग्राउंड वगैरह है, म्यूज़िक है, वो करवा दो किसी से। तो उन्होंने एक संदीप ठाकुर जी हैं, जो कि कुल्लू से हैं, बेसिकली है तो रामपुर से ही हैं, पर वो कुल्लू में ही रहते हैं, कुल्लू में वहाँ रह के म्यूज़िक बना रहे हैं। तो वो हमारे छोटे भाई हैं, काफ़ी मतलब बाद में उन्होंने चीज़ें शुरू की, पर बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं सारे लोग, तो उनके पास वो ट्रैक पहुँचा। तो संदीप ने बैकग्राउंड स्कोर किया। हम्म। उसके बाद बारी आई कि ठीक है, इसको क्वालिटी वाइज़ बेहतर बनाना है। तो जैसे हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज़ थोड़ी सी कम चीज़ें अभी हैं और अभी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे अच्छी हो रही है चीज़ें। तो
ललित सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत उत्तराखंड से हैं वो, और बहुत सारे उनके जो गाने हैं, रैप्स हैं, वो आपने सुने होंगे। बहुत सारा उन्होंने मटेरियल जो है यूट्यूब पे उन्होंने दिया था, बहुत अच्छा उनका एक नाम था। तो उन्होंने क्या किया, उनको हमने मिक्स मास्टर के लिए गाना दिया। उन दिनों एक और गाने का शूट चल रहा था, तो उस बीच में चंडीगढ़ में हमने उनको दे दिया, तो मिक्स मास्टर उन्होंने किया। तो सोचिए कितने लोगों का इसमें थोड़ा योगदान है। तो इसके बाद जब ये गाना, इसका ऑडियो बन के आया, तो हमें लगा यार क्या किया जाए, अब इसको विजुअलाइज कैसे किया जाए। तो नॉर्मली एक कैफ़े में गए 7 सेक्टर में, ऐसी एक मीटिंग के लिए गए थे हम, हमारे जो कैमरामैन उनके साथ। और मीटिंग के लिए कॉफ़ी पीते पीते ना वहाँ एक बैकड्रॉप दिखा हमें जो किताबों वाला था, कि यार यहाँ किया जा सकता है। हमने परमिशन लेने की कोशिश की, उन्होंने मना की, फिर कहीं उनके आगे से आगे ऑनर से बात हुई, तो परमिशन मिल गई। तो हमने गाना शूट किया, और ऐसे ही जैसे करते हैं नॉर्मली, एक ज़्यादा फ्रेम्स नहीं, 2 फ्रेम्स, एक क्लोजअप ले लिया, थोड़ा सा एक मिड सा ले लिया, ज़्यादा फ्रेम्स नहीं। आप देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं था इसमें। और नॉर्मली ऐसे चेयर पे बैठ के गाना गा लिया गया। अपलोड हुआ गाना, और मैं दीदी के घर पे था, तो सुबह जब मतलब उठा तो प्रिया का फ़ोन आया मुझे, बोला सर आपने देखा, बोला गाने में कितने व्यूज़ हैं। मैं कहा कितने हैं, 60,000। बोला, मैं कहा हैं, और रात को डाला था 8 बजे, सुबह के लिए 60,000। बोला अच्छा, समय 60,000 हो गए। मैं कही तो अच्छा चल रहा है यार, क्योंकि लोगों ने वो डिमांड पे किया था। अगले दिन उसमें कोई 1.5 लाख, फिर ऐसे करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1.5 मिलियन वो गाना पहुंच गया, और देखते ही देखते 10 मिलियन वो गाना पहुंच गया था। 10 मिलियन के बाद वो जो गाना है, फिर हमें मुंबई से फ्रेम्स प्रोडक्शन का कॉल आया। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आपका जो गाना है वो हम यूज़ करना चाहते हैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 2 में। तो मैंने ना फ़ोन काट दिया था पहले, फिर मैं कहा छोड़ो बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई हर कोई कॉल कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना मुंबई से कॉल आ जाएगा। फिर हमने काटा, फिर बाद में हमने बड़ा सोचा, कॉल आया नहीं वापस। मैं कहा हाँ ये फ्रॉड ही होंगे। फिर प्रिया और मैंने बैठ के उस पर सर्च किया हमने गूगल में, फ्रेम्स प्रोडक्शन है भी कोई कि नहीं। हमने चेक किया, फ्रेम्स प्रोडक्शन वाकई था, और वो सारे जो डांसिंग रियलिटी शोज़ वगैरह वो सारे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे वो बना रखे थे। मैंने अच्छा ये तो है, मतलब अब खुद से कॉल करने में तो लगे हम कैसे करें। फिर हमने वेट किया कि दोबारा फिर से आया कॉल, और कॉल आया, फिर हमने अच्छा हाँ जी जी ऐसे ऐसे, हाँ जी नेटवर्क प्रॉब्लम थी जी, नहीं हो पाई बात। तो बातचीत हो के हमने बातचीत, आप मैंने बोला ये गाना मेरा नहीं है, ये किशोर दा का गाना है, और मैं कहा ये सारेगामा म्यूज़िक कंपनी के पास इसके राइट्स है, मेरा कुछ नहीं, मैंने तो कवर किया है। तो उन्होंने बोला आप ही की वॉइस में चाहिए, आपने जो म्यूज़िक बनाया है उसी में चाहिए। तो मैंने कहा तो अब, तो बोले सारेगामा से हमने बात की, और उन्होंने कहा कि हमारे राइट्स नहीं है, हमारे सिर्फ वही राइट्स है कि वो म्यूज़िक, और वो सारे म्यूज़िक इन्होंने खुद बनाया, और सिंगर से आप बात कर लो। तो उन्होंने जब हमसे बात की, तो फिर जाके हमने एनओसी, और हमें कोई आइडिया नहीं कि एनओसी कैसे बनानी है, क्या करना है। तो हमने बोला एक काम करो, आप ही उधर से भेज दो, हम साइन करके भेज देते हैं। हमें काम कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो मैं कहा, हमने देखा और उन्होंने कुछ भेजा, हमने देखा कि हाँ जी आपका ये यूज़ कर रहे हैं हम, थोड़ी थोड़ी जो एडिंग्स थी हमने सिग्नेचर करके उनको भेज दिया। और फिर अचानक जैसे होता है कि यार कुछ नहीं, बेवकूफ़ी बना हुआ, कुछ नहीं आना, गाना वाना हो गया है कुछ। 3 महीने बाद में ऐसे ही मैं बैठा हूँ, मैं दीदी के घर पे ही था मैं उस टाइम भी। तो और ऐसे ही नॉर्मली खाना वाना खा रहे हैं, एकदम से ना जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, उसके बाद एडवर्टीजमेंट आती है, थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आती है अपकमिंग शोज़ की। एकदम से जब म्यूज़िक बजा, टन 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 टन, मैं देखूँ, और एकदम से गूज बम्स आ गए। मैं कहीं तो मेरा म्यूज़िक और उधर बज रहा है टीवी पे, मतलब तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि यार ये क्या। और वो लड़का डांस कर रहा है उसमें, अनूप परमार हैं, जिन्होंने, और उन्होंने मेरे से खुद भी बात की थी कि भैया मैं चाह रहा हूँ ये यूज़ करना। तो उसके बाद वो डांस वांस कर रहे हैं, और 30 सेकंड की है वो। मैं कहा वाह, मैंने सीधे मैसेज डाला, मैं कहा भाई ये वीडियो कहाँ मिलेगी, दे दो मुझे। फिर सोशल मीडिया पे वो वायरल की ऐसे ऐसे, और जब वो एपिसोड प्रॉपर आया तो वो एपिसोड बड़ा वायरल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, 10-15 मिलियन उसमें सोनी टीवी पे है। उसके बाद हमने इसको दोबारा से पंप किया, 10 मिलियन था ऑलरेडी ये गाना, तब उन तक पहुँचा। आज ये 31 मिलियन हो गया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो और पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप देखें, एक दिन हम काउंट कर रहे थे तो 400 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। तो मतलब थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने इस गाने को, ये गाना वैसे ही बड़ा था, बोले थैंक यू सो मच, इस गाने ने मुझे एक और पहचान दी है। तो गाना सुनना चाहेंगे, अब इतनी बात बिल्कुल, होगी इस गाने के बारे में, और बिना ज़रूर, सुने तो हम नहीं ये सुनेंगे। गाना ज़रूर। झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हाँ, झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं।
वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा, वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा, ये तेरी गलियाँ छोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ के। ओ कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ के। वाह, सो ब्यूटीफुल, तालियां। ठीक है, तो अभी करते हैं सर, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? Okay. मैं आपको चूज़ करने के लिए दूंगी, हिमाचली थीम पे ही बेस्ड है ये, ठीक है? आपको एक ये चूज़ करना है। ओके, सिड्डू या बबरू? आपके यहाँ बबरू बोलते हैं, हम तो रोटू बोलते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं पर सिड्डू। सिड्डू, ठीक है। शिमला की बर्फ़ या कुल्लू का दशहरा? शिमला की बर्फ। ठीक है। मॉल रोड या रिज? आ, वैसे रिज ज़्यादा सही है, मॉल रोड पे तो कुछ है भी नहीं, मुझे घूमते रहो। रिज पे तो कम से कम ऐसा है, फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं आप। ठीक है। हाँ। पहाड़ी फोक सॉन्ग या बॉलीवुड मैशअप? पहाड़ी फोक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके साथ अगर मैशअप किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बॉलीवुड मतलब पहाड़ी और बॉलीवुड का मैशअप। ठीक है। आपकी फेवरेट स्टेज, हिमाचली मेला या दिल्ली कॉन्सर्ट? हिमाचली मेला हमेशा रहेगा, क्योंकि दिल्ली कॉन्सर्ट तक पहुंचते पहुंचते अभी समय लगेगा और बहुत सारी जगह पे हम कर भी चुके हैं, लेकिन हाँ। हिमाचली मेले इसलिए क्योंकि जो प्यार हमें हाँ। यहाँ से मिलता है ना, हाँ। वो कहीं और से मिल ही नहीं सकता। अपने घर में जो प्यार मिलता है ना, तो वो आपने अलग ही है। ये कॉन्सर्ट की बात की, तो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के बारे में मुझे याद है, 2016 में आपने रिप्रेजेंट किया है हिमाचल को, तो वी वांट टू नो अबाउट दैट आल्सो। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बेसिकली क्या था, पूरी दुनिया भर की जो संस्कृति का समावेश था, जो कि दिल्ली में ये हुआ था यमुना नदी के तट पर, और आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो विश्व संस्कृति महोत्सव का एक ही उद्देश्य था कि गिनीज बुक के लिए बेसिकली ये इवेंट किया गया था, जिसमें कि 155 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ पर अपनी अपनी कंट्री का जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करने आए थे। और ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया में हो रहा था, तो इंडिया के अलग अलग जो राज्यों का है वो भी वहाँ पर कल्चर दिखाया गया। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला, और हालांकि वो भी तब जब मुझे कोई नहीं जानता था। आज अगर ये अपॉर्चुनिटी आती तो शायद फिर भी दिल मानता है कि नहीं, आज लोग आपको थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको बुलाया जा सकता है। लेकिन ये तब जब कोई भी नहीं जानता था, थैंक्स टू सुनीला मैम, जिन्होंने अच्छा, जो हाँ। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, और मैम ने मुझे कहा कि ऐसी तूने बनाना है ये गाना यार। मैंने बोला, मैं कहा आप बताओ क्या करना है। बोले यही चाह रहे हैं एक्चुअली, एटलीस्ट 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करें, लोअर और अपर हिमाचल में, ताकि एक लोअर हिमाचल का गाना हो और एक अपर हिमाचल का हो। तो मैंने कहा कि अपर, बहुत अपर तो किन्नौरी और स्पीति समझ नहीं आएगा लोगों को, तो इसको बीच में रखते हैं और एक लोअर हिमाचल का कोई ले लेंगे। तो हमने एक गाना तैयार किया, तो उसमें देशोबला हिमाचल मारा, आपने फोक नोट 2 में भी सुना है, और साथ ही साथ दूड़ू नचिया, ये जो गाने हैं ये दोनों गानों को समावेश किया गया। दूड़ू तो ये सुनना चाहेंगे अगर। हाँ, हाँ। ज़रूर ज़रूर। हाँ, देशोबला। देशोबला हिमाचल मारा, दूड़ू नचिया, हाँ, इन दोनों हाँ। को समावेशित करके हमने जो है एक ट्रैक बनाया, और इस ट्रैक को प्ले किया गया दिल्ली में 155 देशों के लोगों के सामने। और वो हिमाचल का कल्चर, 1050 जो है फोक डांसर्स थे, वो भी आम लोग, जो कि लाहौल स्पीति से लेकर आपके सिरमौर हो गया, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, अलग अलग ज़िले जो हैं वहाँ की वेशभूषा में, पारंपरिक परिधानों में, और देवी देवता के रथ भी हम लेके गए थे वहाँ पर। और यहाँ पे बर्फ़ का थोड़ा सा सिंबल के लिए बहुत सारी चीज़ें। और दूड़ू नचिया में शिवजी भगवान, दूड़ू का मतलब क्या होता है? दूड़ू शिवजी भगवान को कहा जाता अच्छा, है। अच्छा, 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 लोअर अच्छा। हिमाचल आपके अरे हाँ। जैसे चंबा कांगड़ा वाली साइड जो है ना, हाँ। तो वहाँ दूड़ू नचे जट्टा वो खलारियों में, अच्छा, इसकी अच्छा, अच्छा, जटाओं अब को समझ। खलार के बिखेर वाओ! के शिवजी डांस कर रहे हैं। तो ये जो है तब जाके ये वहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया, और ये मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा, एक सपने से मतलब भी बढ़कर चीज़ थी कि मतलब क्या हो गया ये। लेकिन उस समय थोड़ी सी विडंबना आई थी कि ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो नहीं मिला फुटेज की, नहीं आपने इतना बड़ा काम कर लिया है। लेकिन खुद की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी कि नहीं, आपको खुद को अच्छा लगा, नहीं मैंने किया है, तो अंदर से जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो उसके बाद उसके साल 2 साल बाद मॉडर्न फोक नोट से जो है वैसे जर्नी शुरू हुई है। अच्छा। इससे पहले भी गाने थे, पर ऐसे कुछ एक मोमेंट्स रहते हैं ना, ठीक है। तो ये बहुत एक यादगार लम्हा था। फिर तो सुनना चाहेंगे, आई थिंक हम भी सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल।
ये गाना है, ये बेसिकली लोअर हिमाचल चंबा का गाना है। ये चंबा, कांगड़ा, लोअर हिमाचल में काफ़ी सारी जगहों पे गाया जाता है। और क्या कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने गाया है। उसके बाद हंसराज रघुवंशी जी ने भी गाया है, अभिज्ञा बहन ने गाया है, और मैंने गाया था ये इसमें। और इसमें 1 मिनट 17 सेकंड का ये ट्रैक था, और ये इतना वायरल हुआ, तब टिकटॉक का ज़माना था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो लोगों ने कहा कि इसका भी रीमेक करके पूरा दे दीजिए, तो मैंने वो भी गाया है, तो आप सब लोगों के लिए। ज़रूर ज़रूर। धूड़ू नचे यहाँ जटां जो खलारी हो, धूड़ू नचे यहाँ जटां जो खलारी हो, नचे धूड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, नचे धूड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, गंगा गौरा पानिए जो गैया हो, गंगा गौरा पानिए जो गैया हो, गंगा गौरा चूर मूर लाई हो, गंगा गौरा चूर मूर लाई हो। वाह, Thank you. मतलब ये कितनी प्योरिटी से लिखा गया है ये गाना ना। बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अभी सुनते ही मुझे इतना एक तो वॉइस में इसमें कुछ और ही कुछ एनर्जीज और ही एक्चुअली, एनर्जी फील ये मुझे। एक्चुअली शिव जी भगवान के लिए हाँ ये गाना गाया जाता हाँ। है। और पूरा एक वृत्तांत है कि जो आपने सुना होगा कि 84 टेम्पल का आपने सुना होगा नाम, तो उसका भी जिक्र किया गया है। और गंगा और गौरा का जो क्या संबंध है शिव जी भगवान से, एक जटाओं में रहती है और एक उनकी अर्धांगिनी, तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें हैं। उसके अलावा फिर अंत क्या है कि मतलब अंत में जो है गंगा माता को जो भागीरथ जी है वो हाँ जी लेकर हाँ। चले जाते हैं। ये सारा वृत्तांत है पूरा बड़े हाउ अच्छे शब्दों ब्यूटीफुल में। और सो। मतलब ये बहुत ज़्यादा है, लोक गाथाओं के हिसाब से जो है बड़ा अच्छा माना जाता है इस गाने का। और हमें पर्सनली बहुत एनर्जी आती है, हम बहुत सारे शोज़ में इससे शुरुआत भी करते हैं, तो बड़ा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी ओर से जिन जिन कलाकारों ने गाया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सच में, आप सब लोगों ने बाकमाल गवाया है। थैंक यू। एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि मतलब नॉर्मली आप जब बात करते हो तब बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है, बट जब गाने लगते हो देयर इज अ सॉफ्टनेस इन योर वॉइस, तो आप कैसे वो ट्रांजिशन कैसे करते हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा-सा गाने की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हुँ, आपको अगर जिस तरह के गाने का मूड है, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाती है। हुँ, क्योंकि काफ़ी साल मैंने जैसे थिएटर करने का मुझे मौका मिला, हुँ, तो हुँ, वहाँ पे जो प्रोजेक्शन है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब अगर माइक्रोफ़ोन इतनी दूर है, तो यहाँ तक आपको आवाज़ किस तरह से पहुँचानी है, आप आई थिंक ये लैंग्वेज भी आपने थिएटर में ही अपना, आपके हाँ। वर्ड्स आपको बहुत अच्छे आपने वो ये किए, एक्चुअली ये ना सारी चीज़ें मतलब जैसे-जैसे आप शब्दावलियाँ। ज़्यादा हाँ। चीज़ें देखना शुरू करते हैं ना, हुँ, चीज़ें तो मतलब बाहर निकलते हैं जब, तो हुँ, आपको आस-पास की चीज़ें सिखा देती हैं। हुँ, और थिएटर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो आपके माध्यम से हुँ, रजनीश सर और फिर से सुनीला मैम, हुँ, ये दोनों थिएटर में मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारे प्लेज़ भी किए हैं, हाँ, और मुझे मौका मिला बतौर डायरेक्टर भी और असिस्टेंट डायरेक्टर भी, उसके बाद मेरे करने के बाद हुँ, मुझे अपने जो कॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, तो बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो बस यही है वॉइस मॉड्यूलेशन, बेसिकली प्रोजेक्शन इसको कहा जाता है थिएटर में, कि आपको कहाँ से, अब जब जैसे बाकी चीज़ों में हर चीज़ में है ये, हुँ, आपको अगर जैसे कप में अगर पानी है, हुँ, तो आपको कितनी फ़ोर्स लगेगी उसको उठाने में। लेकिन कप में पानी नहीं है और आपको ऑडियंस को बताना कि कि कप में पानी पानी है, है, तो आपको अवेयरनेस बहुत वो माइंड ज़रूरी है। सेटअप वैसे हाँ, ही करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, गाने में भी बिल्कुल वैसा ही है कि कहाँ कितना वज़न देना है, किस तरीके से वो चाह रहा है। और गाने तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो मूड का खेल है और फीलिंग का, कि उस गाने की रिक्वायरमेंट क्या है। हुँ, कुछ गाने एनर्जेटिक भी है तो उसको उस तरीके से गाया जा हुँ, सकता है, हुँ, हुँ, और कुछ गाने बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उनको उस तरीके से। तो ये बस, और मुझे लगता है ये पता नहीं, अब मैंने प्रॉपर्ली सीखी तो नहीं है चीज़ें, पर नहीं। हाँ, मुझे अंदर से जो ऐसा लगता है कि कैसे करना है, तो हुँ, बस आ जाता है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। अब बात करते एक करते हैं हिमाचली मस्ती राउंड हो गया। मैं कुछ आपको सिचुएशन दूँगी, आपको पहाड़ी में वो ओके। उस पे इनैक्ट करना है। पहाड़ी एक्सेंट या भाषा में आपको एक रोमांटिक लाइन बोलनी है अपने। अच्छा, मतलब पहाड़ी एक्सेंट या सीरियस भाषा लग में, रहा है? हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ,
मतलब एक कोई लाइन बता कोई दो। भी मतलब अपने पार्टनर के लिए कुछ भी, आप अगर पहाड़ी में आपको कुछ बोलना हो उसको मनाने के लिए, तो कैसे बोलोगे पहाड़ी में? एक हिमाचली लड़का कैसे उसको मनाएगा? देखो जैसे मान लो सिचुएशन है कि अगर बाय द वे आपके पार्टनर रूठे हैं, हाँ, ठीक है, और हाँ, आपको मनाना है, तो हम नॉर्मली जो हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, यार आप प्लीज़ ज़रा मान जाओ। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से ऐसा नहीं होगा और हाँ, जो भी चीज़ें नहीं होगी। हाँ, तो मतलब मेरे यहाँ की जो पहाड़ी है उसमें हाँ, मेरा नॉर्मली जो हाँ, शब्द है वो हम हाँ, आज की जनरेशन के, तो हमें थोड़ा प्लीज़ प्लीज़ तो वैसे ही आता है ना, जैसे हाँ। प्लीज़ होता प्लीज़, है ना। प्लीज़, तो सॉरी हम प्लीज़, हम सॉरी प्लीज़ प्लीज़। प्लीज़ को कैसे बोलेंगे कि छोंटी लगी यार प्लीज़ मान आ हाँ, रहा जी हमने जी जी बाण बोलते, जी जी बाण, जी आपके यहाँ बाण। जी बाणा हमारा हाँ, प्लीज़ छोंटी लगी यार प्लीज़ मान आ रहा हाँ। दोबारा ना होने ना प्लीज़ इस तरह ठीक है। से। ओके। पहाड़ी शादियों की आपको कौन-सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो पहाड़ी धाम अच्छी लगती है बेसिकली, हाँ। और अच्छा लगता है अलग अलग जगह पे जब हम जाते हैं तो वो जो कल्चर है ना, हुँ। अलग अलग जगह का जो, और खास तौर पर जो पहाड़ी वहाँ की धाम होती है ना, तो हाँ, हर जगह आप जाओ ना तो वहाँ की धाम का अपना मजा है। जैसे हाँ, बिलासपुर में जाओगे, कांगड़ा हाँ, में जाओगे, हाँ। चंबा जाओगे, तो अलग अलग जगह पे जो धाम में जो खासियत रहती है तो वो उसका बड़ा मजा आता है। हुँ। और सीटिंग प्लान्स भी वैसे होते हैं। जैसे मैंने लाहौल स्पीति में गया हूँ, जैसे किन्नौर में गया हूँ, वहाँ पे अटेंड किया, वहाँ सीटिंग प्लान कुछ अलग है, वहाँ छोटे छोटे से टेबल आपके मुंह के सामने। और गाँव में हम नॉर्मली बैठ जाते हैं, कभी लोअर हिमाचल में जाते हैं तो हुँ। वहाँ पत्तल वो वाले होते हैं जो दूसरे पत्तों वाले। तो ऐसे ऐसे करके, और कुछ जगह आजकल अलग से ही आ गया है एक ट्रेंड, जो वैसे मुझे वो है, चौकड़ी मार के बैठ जाओ नीचे और हाँ, सामने। मतलब जब ज़मीन से जुड़ा हुआ फ़ील हाँ, होता है, वो हमारे हम में बहुत है कि हाथ से खाना। देखो मतलब हाँ मुझे ना जी। किसी बुजुर्ग ने बताया, मैंने बोला ये नीचे बैठ के क्यों खाते हैं? वो पता क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं, मतलब आपका ना जब आप मतलब डेडिकेटेड हो ना किसी चीज़ के लिए, तो आपका पूरा जो वेट है ना भूमि पे होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये निस्वार्थ है, मतलब जो धरती है ना, इसको आपसे कुछ नहीं चाहिए बेसिकली। तो ये आपके लिए, तो आप ना नीचे जब बैठोगे ना, तो नीचे बैठ के अपने आप को समर्पित कर दो कि अब जो मैं कर रहा हूँ, अब बस ये आपके लिए, आपके। तो आप जब फूड भी कर रहे हो तो आप पूरे रिलैक्स होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा रिलैक्स आदमी वहाँ होता है, क्योंकि आप देखो जब यहाँ यहाँ कुछ ना कुछ आपको, या कॉशियस रहना पड़ेगा। अंगड़ाइयाँ हुँ। ले लो, कभी पाँव नीचे करो, कुछ करो, लेकिन नीचे आप जब बैठे ना, तो आप बिल्कुल अपने आप को भूल के बिल्कुल रिलैक्स होके बैठते हो। हुँ। और नीचे से जो एनर्जीज़ आपको आती है, धरती माता की वाओ! जो पॉजिटिव हाँ, एनर्जी हाँ, आती है, हाँ। वो अलग से। और आप मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, ये भी आपको हमारी संस्कृति जो है, इससे भी आपको रूबरू कराती रहती है। इसीलिए आज भी बहुत सारी जगहों पे नीचे बैठ के खाना खाया हुँ, जाता है। हुँ, हुँ। ये मुझे नहीं पता था, बट बहुत अच्छे से आपने वो करा। आपको अगर हिमाचल को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगे? हिमाचल और हिमाचली लोगों को, लड़कों को नहीं है। लड़कों लड़कियों अब वो भी पूछेंगे इसके बाद। नहीं देखो, हाँ, इसमें बहुत सारे हैं, देखो हाँ। देखो ना। पहाड़ रे महाणू कौन? होंदे बड़े भोड़े, ऊनरे कपड़ू लंबे निचोले, ऊनरे कपड़ू लंबे निचोड़े, लंबे निचोले, इथि सब अपना कोई नहीं गैर, करी लेनी पहाड़ां री सैर। कि बस इतना सा है कि यहाँ के भोले भाले लोग हैं, यहाँ सब अपने हैं, कोई गैर नहीं है। जो भी आदमी आएगा उसको अपनेपन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, हुँ। थोड़ा सा ये चीज़ें अब मिसयूज़ हो रही हैं। लोग यहाँ पर आकर आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे हैं। इस मासूमियत को जो है वो एक्सप्लॉइट करना चाह थोड़ा-सा, रहे हैं। मतलब हुँ। वो चाह रहे हैं कि इस पे मतलब हावी हो जाएँ, और मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें खराब होंगी, और जो एक सामंजस्य तालमेल बना है। पहाड़ी का मतलब सीधे-सीधे नेचर है। हुँ। पहाड़ी मतलब प्रकृति। अगर आप प्रकृति से छेड़खानी करोगे, तो फिर विनाश निश्चित हुँ। है। ओके। एक हिमाचली नाटी या सॉन्ग जो आपको हमेशा रिक्वेस्ट किए जाते हैं कि आप गाओ? बहुत सारे गाने हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक गाना आया था डोलमा किन्नौरी। हुँ, हुँ। तो वो गाना, और मतलब मैं इसकी विडंबना बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। क्या हुआ दरअसल, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है ना कि नहीं यार ये गाना पॉपुलर हुआ, मिलियन में है। हुँ, तो प्रिया ने इसमें एक्ट किया था, तो हुँ, हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाद एक नाटी लेके आए थे मैशअप्स के बाद। तो राजीव नेगी जी का इसमें म्यूज़िक है, और इसमें मतलब मुझे ऐसा लगा यार ये गाना गा तो लें हम इसको, लेकिन चलेगा कि नहीं। लेकिन चल पड़ा वो, क्योंकि जिस यूट्यूब चैनल पर ये डाला तो वो भी काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था यूट्यूब चैनल, लेकिन फिर काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो गई थी। तो ये गाना हर जगह रिक्वेस्ट किया जाता है, लेकिन 90% चांसेस है कि ये गाना गाया ही नहीं जाता है, हुँ। क्योंकि
परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि आपको स्टार्ट भी करना है प्रॉपर, आपको मिड देना है, एंड देना है शो को, तो ये जो गाने कुछ है कि ये ऐसे ही छूट जाते हैं, मैक्सिमम जगह पे ये गाना छूट जाता है। पर यकीन मानिए सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं डोलमा किन्नौरी और एक गाना झूरी अरे, ये 2 गाने ऐसे सबसे ज़्यादा यही डिमांड की जाती है कि ये गा लो, ऑन डिमांड होते हैं। और ये दोनों ही गाने स्टेज पे परफॉर्म नहीं किए जाते जब हम क्यों गाते हैं। क्यों वो एक्चुअली क्या है, दरअसल एक फ्लो बनता है जो प्रोग्राम का ना, वो कुछ और रहता है। और जब आप मतलब वो स्लो, थोड़ा स्लो है आपका हाँ, ये केवल? जैसे झूरी अरे थोड़ा सा रोमांटिक और स्लो सा हो जाता है ना, और ये मतलब एनर्जी में अगर डांस वांस करा थोड़ा स्लो हो जाता है। कई बार सिचुएशनली मतलब ऐसा है कि आपको स्टार्ट करना हो तो चल जाएगा। डोलमा किन्नौरी का जैसे स्केल का जो और इसके उसका पंगा पड़ जाता है। जैसे नॉर्मल गानों को हम मान लो ए शार्प से गा रहे हैं, तो डोलमा किन्नौरी को हमने सी शार्प से गाया है, तो ए शार्प के साथ वो गाना डाउन हो जाएगा स्केल के लिए। और अगर आपको सी शार्प में जाना है तो उसके साथ गाने ऐड करना मुश्किल होता है। तो कई बार टेक्निकल इश्यूज हैं कई जगह, और कई बार माइंड में स्किप हो जाती है। कर हाँ, लोग ये सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, और मैं चाहूँगा ये गाने 2-2 लाइन्स आपके जरूर सामने जरूर गुनगुनाए भी जरूर जाए। जरूर। हाँ? हाँ जी। टेढ़ी लानी टोपड़ी बेपटू पश्मा, डोलमा किन्नौरी है पटू पश्मा। हो टेढ़ी लानी टोपड़ी बेपटू पश्मा, डोलमा किन्नौरी है पटू पश्मा। ओ बसी गई दिल खाऊं तेरी कसमा, डोलमा किन्नौरी है तेरी कसमा। बसी गई दिल खाऊं तेरी कसमा, डोलमा किन्नौरी है तेरी कसमा। ये गाना ही है। और एक गाना है झूरी अरे, हसना तेरा बड़ा याद आउंदा, नाटिए नचदिया था गाउंदा। प्यार सोचा मारा जा तू आ जा यारा, क्या दुनिया दू डोरना। झूरिए रे झूरिए रे, तांबिन लग दन दिल का मारे कोरना, का मारे कोरना। बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो Thank मच। you. बहुत ही प्यारा। दोनों सॉन्ग्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक। अब करते हैं पहाड़ी ट्रांसलेशन राउंड। मैं आपको सेंटेंस दूंगी हिंदी में, आपको अपनी अपनी आपके गांव का नाम क्या है? डंसा। डंसा। तो वो वाली डंसा की, जो रामपुर डंसा की लैंग्वेज है, हाँ, उसमें वो, ठीक है? हाँ जी। तुमसे ना हो पाएगा। तो कनोड़ो ओके। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। फील के साथ बोलना। आप मुना थिएटर आर्टिस्ट है तो उनको वो भी निकाला जाए टैलेंट। मुना बिसरे सकता तले, गुस्से से बोलो इसी फुल फील को। मुना बिसरे सकता तले। ठीक है। बोगैम्बो खुश हुआ। पहाड़ी बोगैम्बो। मोंगम्बो खुश हुआ। ओके। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जो दोस्ते मार न छोड़ने। ठीक है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। बड़ी बड़ी जगह दी यानी छोटी छोटी बातें हो सेनिटा। ओके। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर है कीमत ना, तुम न जान सकते रमेशा। रमेश। ठीक है। रमेश मेरे भाई का नाम है। ठीक है। ये भाई को भेजूंगा मैं इसमें। ठीक है। ठीक है। सिचुएशन है। ठीक है, सिचुएशन राउंड करते हैं। मैं सिचुएशन दूंगी आपको, आपको उस हिसाब से कि कौन सा गाना आप गाओगे या उस सिचुएशन पे क्या करोगे। ठीक है। हिमाचली वेडिंग है, तो विदाई का वो समय चल रहा है, तो आप इस समय कौन सा गाना गाएंगे? मतलब वैसे तो मुझे तो वो वाले वो ही आ रहे हैं पुराने जमाने पुराना में। वही गा लो ना। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ठीक है, ओके। बारात की एंट्री हो रही है, उस टाइम पे कौन सा गाना गाओगे? फनी भी गा सकते हो, मतलब आय रे sarcastic। मारा डोलेना डोलेना रे। ठीक है, ओके। कोई बीटीएस स्टोरी है आपकी आपकी सीरीज के रिगार्डिंग, या कोई शो के रिगार्डिंग, कोई फनी स्टोरी जो आपको याद है, या फैन मोमेंट आपका कोई? फैन मोमेंट तो बहुत सारे हैं, हम्म। और कई बार ऐसा होता है जैसे मॉल रोड पे चलते चलते
कुछ लोग अचानक से आ जाएंगे और सीधे ही आपको गले लग जाएंगे एकदम से ना, हाँ। और छोड़ेंगे नहीं, अरे भाई कौन आ गया है पीछे, हाँ। और उसके बाद थोड़ी देर में यार ये तो जाना मतलब जाना पहचाना चेहरा नहीं है, ये तो इनको जानते नहीं हाँ, हम। हाँ, तो ऐसे मोमेंट्स कई बार हुए हैं मॉल रोड पे, और हाँ। कई जगह पे ऐसे भी होते हैं नॉर्मली। हुँ, तो और सबसे अच्छे फैन मोमेंट्स वो रहते हैं हुँ, जब 2-3 आर्टिस्ट हैं, जैसे इंद्रजीत भाई हो गए, हंसराज रघुवंशी भाई हो गए, और मैं हूँ। हुँ। तो हम तीनों में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, जो कि मुझे ऐसा लगा, अच्छा। क्योंकि कई बार ना लोग मिलते हैं और बोलते हैं और हंसराज भाई क्या हाल है, हाँ। मैं कहा बस बढ़िया है, आप सुनाओ ऐसी भाई कैसे हैं, ठीक है। हाँ। तो मतलब वो इस तरह से होते हैं। और कई लोगों ने मुझे बोला इंद्रजीत भाई यार जो आपने वो लाड़ी छावड़ियाँ गाया ना वो बड़ा अच्छा है। हाँ, हाँ। तो मतलब ऐसा, और आई होप कि ज़रूर वहाँ पे, क्योंकि पता क्या होता है एक ही पर्टिकुलर टाइम पे जब बहुत सारे आर्टिस्ट, जब आप सोशल मीडिया चला रहे हैं ना, तो हाँ। यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जब ये सारे आर्टिस्ट को आप देखोगे तो आपके पास टाइम नहीं रहता कि आप उनको रिकग्नाइज कर पाओ प्रॉपरली, हुँ। और एटलीस्ट नाम नूम ना आपको याद ना रहे। तो हो सकता है आपने देखा हो आर्टिस्ट, लेकिन आप ये नहीं, कन्फ्यूजन नाम हाँ, क्या हाँ, था, हाँ। तो मतलब 2-3 नामों में वो हो सकती है चीज़ें। हुँ। तो ऐसा हुआ है बहुत बार। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए 2 लाइनें और कुछ शब्द क्या कहना चाहोगे आप इस पॉडकास्ट के थ्रू? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग हमारे लिए, मतलब सारी चीज़ों में आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आपके बिना कोई भी जो चीज़ है वो संभव नहीं है। और सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा ये है कि मेरे लिए ऑडियंस जो है वो सर्वोपरि है। कोई भी पद है, कोई भी वो है, वो कुछ भी नहीं। सिर्फ़ आप सब लोग जो हैं, क्योंकि आप सब लोग हमें इतना प्यार कर रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए सब कुछ है सच में। और आपके बाहर हम जा ही नहीं सकते। आपकी पॉज़िटिव चीज़ें, आपकी नेगेटिव चीज़ें, आपका हमें प्यार करना, आपका हमें डाँटना, आपका हमें सजेशंस देना, ये सब चीज़ें कबूल हैं। और आप सब के साथ मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारे लिए आप एक फ़ैमिली की तरह है, जितने भी लोग हमारी ऑडियंस और हमारे फैन्स हैं। और सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग कलाकारी से जुड़े हैं उनके लिए इतना, कि एक तो आप कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि मुझे 12 साल लग गए एक गाना हिट कराने के लिए। तो हो सकता है आने वाला समय अब हुँ। आपका है। हो सकता है आज आपको लग रहा है कि नहीं गाना नहीं चला, अब छोड़ देते हैं, ना। हो सकता है जिस समय पे आप छोड़ने वाले हैं वही आपकी असली शुरुआत होने वाली है। तो इसलिए छोड़िएगा नहीं, लगे रहिएगा। हुँ। और ऑडियंस के लिए इतना ही कि ऐसा ही प्यार देते रहें आप। और उन लोगों के लिए ख़ास तौर, क्योंकि हम हिमाचली है, तो नशे को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं नहीं करता हूँ, लिटरली मैं नहीं करता हूँ। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि सच में मैंने अपने सामने बहुत सारे लोग बर्बाद होते हुए देखे हैं, अपने यार दोस्त बर्बाद होते हुए देखे हैं। कईयों ने ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी है, कईयों ने अपने घर वालों को मतलब बर्बाद कर दिया है। तो अपना तो जीवन आप बर्बाद कर ही रहे हैं, आप एनवायरनमेंट भी ख़राब कर रहे हैं, घर वालों का, समाज का। तो पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम ख़राब होता है। और हिमाचल प्रदेश काफ़ी समय से मतलब अच्छा नहीं लगता सुनते हुए, सुर्खियों में आता गया, नशे की चपेट में ये हो गए। ये चीज़ें भगानी हैं और ये इनिशिएटिव युवाओं को लेना पड़ेगा। तो युवा जो है वो नशे से दूर रहें, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक की ओर आप ध्यान दें। तो हुँ। एक तरीका भी बता रहा हूँ, योग करें, साधना करें। हुँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। सच में आपसे बात करके ये पता लगा कि सिंगर सिर्फ सिंगर हो मतलब प्रोफेशन की बात अलग है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपके ओपिनियन जो चीज़ों को लेकर है दैट कम्स आउट वेरी स्ट्रांगली एंड थैंक यू, एंड वी थैंक विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो फ्यूचर। मच, थैंक यू। सो ये थे एसी भारद्वाज हमारे साथ, जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें पूरा विश्वास है कि ये एपिसोड आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।